स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सुरभि तिवारी और हम पढ़ने जा रहे हैं वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर। वेल, साइंस के सारे रिवीजन वीडियो तो है ही, साथ आपको आपके एग्जाम में और बेहतर बनाने के लिए सारे धुरंधर टीचर्स लगे हुए हैं, क्योंकि साथ में अगर पढ़ेंगे तो हम होंगे जरूर कामयाब और एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। चलिए, इस अच्छी बात से हम शुरुआत कर देते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन की, जो है चैप्टर नंबर 16, वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। वेल, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमें यह पढ़ना है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं और उनकी मदद से हम क्या चीज बनाते हैं। साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि रिन्यूएबल सोर्सेज क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या हैं, किस तरह से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस यूज कर सकते हैं या कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो इस पॉइंट से कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये जो कंप्लीट वीडियो है ये एक रिवीजन वीडियो है, जिसमें मैं उन सारे टॉपिक्स को टच करूंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो में लिए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में, फिर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, इनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है रिसोर्सेस को, वाटर और रिन्यूएबल रिसोर्स, फिर हम वाटर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर साइकिल किस तरह से बनती है, ग्राउंड वाटर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और वाटर कंजर्वेशन के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अवर नेचुरल रिसोर्सेज, हमें नेचुरल रिसोर्सेज से क्या समझ में आता है? नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो भी हमें मदर नेचर ने एज अ गिफ्ट दिए हैं। तो हमें मदर नेचर ने कौन कौन सी जरूरी चीजें दी हुई है, सबसे पहले तो अपन वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो है सन की लाइट, है ना। इसके अलावा पानी, हवा, मिट्टी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये हमें मदर नेचर ने दिया है। इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं? तो वेल, इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज आप अपनी सारी लाइफ के एसेंशियल चीजों के लिए करते हैं। जैसे अगर प्लांट नहीं होंगे तो आपको फूड नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएंगे, ठीक है। प्लांट को जो एनिमल्स खा पाते हैं, अगर प्लांट नहीं है तो वो एनिमल नहीं होंगे। बड़े बड़े एनिमल्स नहीं होंगे तो छोटे छोटे एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ छोटे एनिमल्स हो जाएंगे, तो वो भी ठीक नहीं है। तो पूरी चीज़ों के बैलेंस के लिए हमें नेचर से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस मिले हुए हैं, ठीक है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है वो है पानी, ठीक है। अब पानी क्या है? पानी बनता है बेसिकली वाटर साइकिल से, ठीक है। वाटर साइकिल क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वाटर साइकिल की मदद से बनता है बेसिकली आपका पानी, जो कि हमें और प्लांट और एनिमल तीनों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो आप लिंक को समझिए। सबसे पहले तो सनलाइट की मदद से प्लांट्स ग्रो हुए, ठीक है, ट्रीज ग्रो हुए, बड़े बड़े से ट्रीज, प्लांट सब कुछ बन गए। उन प्लांट्स ने अपना खाना बनाया और अपने अपने जो भी ऑर्गेनिजम्स थे प्लांट के, उनको और इंक्रीज किया। अब आए एनिमल्स ने क्या किया? उन प्लांट्स को खाया और फिर उन्होंने अपने जितने भी उनके जो रिप्रोडक्शन था उसकी प्रोसेस चली। उन एनिमल्स में कुछ जो सिर्फ प्लांट को खाने लगे और कुछ एनिमल्स क्या करने लगे, कुछ एनिमल्स जो है वो छोटे छोटे प्लांट्स को तो खाते ही खाते थे, साथ ही साथ वो छोटे एनिमल्स को भी खाने लगे, और कुछ ऐसे एनिमल हुए जो सिर्फ एनिमल्स को खाते थे। और आए ह्यूमंस ने क्या किया? वही प्लांट से मिलने वाले जितने भी फ्रूट्स थे, जितने भी वेजिटेबल्स थे, उन सबको उन्होंने खाना शुरू किया। और किसको खाना शुरू किया भाई? और एनिमल्स को भी, ठीक है। तो ये चेन चलती जा रही थी। अब हुआ क्या कि भाई ह्यूमंस थे, उनके पास ज्यादा दिमाग था, तो उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ते गई ह्यूमंस की, और ज्यादा घर बनाने पड़े। तो जो जगह खाली थी वो जगह कम पड़ गई। अब उन्होंने क्या किया? आसपास देखा कि यार इतने सारे प्लांट्स हैं, इनको थोड़ा सा काट दिया जाए। काट दिया और अपने घर बनाए, और फिर और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी, उन्होंने और घर बनाना शुरू कर दिए। घर बनाने के साथ साथ फिर गाड़ियां बनाना शुरू कर दी, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं फैलने लग गया, और फिर क्या किया भाई? फैक्ट्रीज बनाने लग गए, ठीक है। फिर और डेवलपमेंट हुआ और फिर और घरों की जरूरत पड़ी तो और स्पेस की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने और प्लांट्स को कट करना चालू कर दिया, ठीक है। अब सब कुछ हेल्दी हो रहा था कि चलिए ठीक है, आपने थोड़े प्लांट्स कट कर दिए, अपना घर बनाया, सारा सिस्टम सामान चल रहा था।
अब आई बारी कि कुछ दिनों बाद पानी की कमी होना शुरू हो गई। जो रिवर्स में पानी बहता था वो कम हो गया, ग्राउंड वाटर पानी कम हो गया, जो जमीन से पानी मिलता था वो कम हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो वही किसी बुद्धिमान ने जब सोचा कि अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो पेड़ पौधे वाटर साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, तो वहां से हो गया वाटर साइकिल डिस्टर्ब और पानी हमारे पास आना कम हो गया। तो इस पूरे चैप्टर में यही पूरी कहानी को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है कि जब पानी की कमी एक्चुअल में कैसे होने लगी, वाटर साइकिल क्या होता है, और साथ ही साथ ये पढ़ेंगे कि भाई अगर हमें वाटर साइकिल अच्छा रखना है, ग्राउंड वाटर अच्छा रखना है, तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सो अवर नेचुरल रिसोर्सेज, तो प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द सनलाइट टू मेक द फूड। प्लांट्स जो है बेसिकली वो किस किस नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं? तो वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, पानी का, सॉइल का और सनलाइट का। You already knew that this process of synthesis of food from the non-living resources of the earth is known as the photosynthesis. It takes place in green leaves in the presence of the green pigment chlorophyll present in these leaves. ठीक है। सो प्लांट जो है वो नेचुरल रिसोर्स का कैसे यूज करते हैं? पहला पॉइंट आप बता दीजिए कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। तो ये सारी ही चीजें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्लांट जिसमें से इन सारी चीजों को यूज करते हैं, सनलाइट को, वाटर को, मिनरल्स को, ताकि वो अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर सके। उसी तरीके से एनिमल्स भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। जैसे एनिमल नीड ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड टू सर्वाइव। दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, water from the water bodies such as ponds, lakes, rivers, and food from the plants or other animals. We also need food, air and water. ठीक है, तो हमें चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हो, सभी को नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। वी यूज द रिसोर्स ऑफ द अर्थ इन सेवरल अदर वे ऑल्सो। ठीक है, हम नेचुरल रिसोर्सेज को और भी तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें रोड्स बनाना है, बिल्डिंग्स बनाना है, तो हम किसका यूज करेंगे? सीमेंट्स का, कंक्रीट्स का। बेसिकली ये सीमेंट और कंक्रीट आती कहाँ से है? तो ये हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज है, रॉक्स, उनकी मदद से आती है। सो वी यूज मटेरियल फ्रॉम रॉक्स एंड सॉइल टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस, रोड्स, डैम्स एटसेट्रा। वी यूज मेटल, साथ ही साथ हम और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी नेचुरली मिलता है, इसे कोई इंसान नहीं बनाते। तो हम इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूज करते हैं ताकि हम क्या बना सके? ताकि हम बिल्डिंग्स बना सके, ताकि हम ब्रिजेस बना सके, मशीन्स बना सके, व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स। तो भाई आपको नोट डाउन करते चलना है कि पहला जो आपका नेचुरल रिसोर्स है वो आपका सॉइल और रॉक भी है, जिसका यूज आप घर बनाने में करते हैं। दूसरा नेचुरल रिसोर्स जो है वो है आपका मेटल, जिसकी मदद से आप क्या करते हो? तो भाई जिसकी मदद से आप बहुत सारी चीजें करते हो, आप घर बनाते हो, ब्रिजेस बनाते हो, व्हीकल, एरोप्लेन और जितनी सारी चीजें यहाँ लिखी है वो। ठीक है, इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल्स। तो भाई ये जो फॉसिल फ्यूल है वो क्या होता है? तो फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोलियम, जितने भी आपकी चीज़ें होती हैं, वो नेचुरल गैसेस जो होती हैं वो सभी आपकी फॉसिल फ्यूल होती हैं, जिनका यूज़ आप कहाँ करते हैं? जिनका यूज़ आप करते हैं कुकिंग में, रनिंग व्हीकल्स को चलाने में पेट्रोल लगाते हैं ना, रनिंग मशीन्स को चलाने के लिए, ठीक है, फैक्ट्रीज में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आप इन सभी सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हो। ठीक है, so material found on the earth that allow the existence of life and fulfill the needs of living organisms are called natural resources। तो वो सारी resources या फिर वो सारी चीजें जो कि हमारी डिमांड्स को, हमारी नीड्स को फुलफिल करती है और वो नेचर से हमें मिली हुई है, उसी को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। और प्लांट्स और एनिमल्स भी रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो कैसे रिसोर्सेज हैं? वो लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स ये रिसोर्सेज है, लेकिन ये नॉन लिविंग है। तो मतलब हमें जो नेचुरली मिला हुआ है, ह्यूमंस को छोड़ करके अगर अपन बात करें, तो जो लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज है वो है प्लांट्स और एनिमल्स, और एक होता है नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज जो कि होते हैं एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। तो भाई हमने क्या किया? हमने नेचुरल रिसोर्सेज की दो कैटेगरी बना दी, जिससे कि दोनों का अलग अलग फंक्शन समझ सकें। ठीक है,
अब इन दोनों ही चीज़ों का यूज़ जो है वो हम सबसे ज़्यादा करते हैं ह्यूमंस, क्योंकि हमारी डिमांड्स बहुत है, हमारी डिमांड्स कभी फुलफिल नहीं हो पाती। ओके, सो वी गेट दीज नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम, अब हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअल में मिलते कहाँ से हैं? तो मैंने आपको बताया कि भाई पानी तो आपका नेचुरल रिसोर्स है ही, एयर आपकी नेचुरल रिसोर्स है ही, सनलाइट है, विंड है, लेकिन ये जो आपके बाकी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में मैंने बात करी थी, जैसे मेटल्स की, फॉसिल फ्यूल्स की, तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है? तो चलिए पढ़ते हैं। सो द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड द लिथोस्फेयर, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट होता है, अर्थ हमारी बहुत सारी लेयर से बनी हुई है, तो जो उसका सॉलिड पार्ट है अर्थ क्रस्ट का, उसे अपन कहते हैं लिथोस्फेयर। The water bodies such as seas, rivers and lakes on the earth which constitute the hydrosphere and the gases surrounded the earth known as the atmosphere। ठीक है, तो जो सॉलिड पार्ट है वो लिथोस्फेयर है, जिसमें आपको पानी मिलता है अर्थ से, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, और जिसमें अपने को गैसेस मिलती है वो होती है एटमॉस्फेयर। इन तीनों जगह से ही हमें ज़रूरी हमारी चीज़ें मिलती है, या इन तीनों जगह पर ही हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे लिथोस्फेयर पर आपको सारी सॉलिड चीज़ें मिलेंगी, मेटल्स मिल जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको हाइड्रोस्फेयर से पानी मिलेगा, एटमॉस्फेयर से आपको एयर मिलती है। तो ये तीनों नेचुरल रिसोर्सेज हमारे अर्थ पर इन तीनों जगह पर अवेलेबल है, ठीक है। So today, due to the large scale development in science and technology, we are using up natural resources much more than we did couple of 100 years ago। ठीक है, so अब अपने को इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि भाई हम इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज का क्योंकि यूज़ करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो भाई पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज पर इफेक्ट। तो बेसिकली अभी अपन ये पढ़ लेते हैं कि इफेक्ट तो हम बाद में जानेंगे। फिलहाल अभी तक मैंने जो पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, जो कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, वो ये याद रखिए कि हमारी जो अर्थ है उसमें जो 3 एटमॉस्फेयर, एक तो लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन तीनों से अर्थ के जो डिफरेंट ये जो पार्ट्स हैं, इनसे हमें कुछ नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे लिथोस्फेयर के बारे में आप जितना भी सॉलिड रिसोर्स मिलता है वो लिथोस्फेयर से, वाटर हाइड्रोस्फेयर से, और एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से हमें मिलती है। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज कौन यूज़ करता है? ह्यूमन सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर हम और ज़्यादा क्लासीफाई करें तो हम 2 तरीके से और क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज और एक नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज में प्लांट एनिमल आते हैं, और नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज में ये सारी चीज़ें आती हैं, जितने भी वाटर है, एयर है, सॉइल है, फ्यूल्स हैं, ये सभी आपके नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं। अब इन रिसोर्सेज का यूज़ करती है ह्यूमन सबसे ज़्यादा। ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, पहली चीज़ तो ये पॉल्यूट भी हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें कई रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि रीन्यूएबल हो सकते हैं, और एक कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन रीन्यूएबल हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो कि रीन्यूएबल होते हैं वो रिसोर्सेज जैसे कि आपकी सनलाइट, ठीक है, आप मतलब कि ये अपना कैसा है, रीन्यूएबल। आज आपने जितना सनलाइट यूज़ कर लिया, कल और कर लीजिए, परसों और कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपको वो सनलाइट कंटिन्यूसली मिलती ही जाएगी, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे कि फॉसिल फ्यूल, ठीक। फ्यूल कैसे बनता है? तो बहुत लंबे सालों तक अंदर कुछ एक रिएक्शन होती जाती है, ठीक है, उन रिएक्शन से बनता है फॉसिल फ्यूल। तो वो एक लिमिटेड अमाउंट में है, अगर आपने उसका ज़्यादा यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो अभी अपन वही डिस्कस करते हैं कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट विल ईदर नेवर रन आउट और दोज दैट आर रिप्लेस्ड within a reasonable period of time थ्रू द नेचुरल प्रोसेसेस। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि या तो कभी खत्म नहीं होंगे, या बार बार जो कि अपने आप को रिप्लेस करते जाएं, ठीक है। जैसे कि आपका पानी एक बार आपने खत्म कर दिया, लेकिन फिर बारिश हुई, फिर पानी आया, फिर आप उसका यूज़ कर लोगे, तो ये सब रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट इज अ रिसोर्स दैट विल नेवर रन आउट एज द सन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर अनदर 5 बिलियन ईयर। 5 बिलियन ईयर्स तक आपका सनलाइट आपको मिलती ही रहेगी। तो भाई तब तक तो अपनी अर्थ भी है या नहीं हमें नहीं पता। सो जो रिसोर्सेज हैं बेसिकली हम उसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, एक तो हो जाएगा रिन्यूएबल, एक हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल को अगर याद रखना है, जैसे कि इनएग्जॉस्टेबल जो कि खत्म नहीं होंगे, वो है सनलाइट, एयर एंड वाटर, ठीक है। फिर होता है एग्जॉस्टेबल जो कि खत्म हो जा सकता है, सॉइल, फॉरेस्ट, ग्राउंड वाटर।
नॉन रिन्यूएबल कौन से होंगे? कैन बी रिसाइकिल्ड जैसे कि मिनरल्स, कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड जैसे कि टॉप सॉइल, फॉसिल फ्यूल्स। ये सभी क्या है? आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आगे पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन इज अ रिन्यूएबल सोर्स बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली सप्लाइड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब भाई जो ऑक्सीजन है ये अपने प्लांट्स आपको कंटिन्यूसली देते रहेंगे, तो जब तक प्लांट्स है तब तक तो आपको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती रहेगी। सो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्लेसेस द ट्रीज एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाउएवर मोस्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल इफ वी यूज दैम एट अ फास्टर रेट then they are renewed, or it would be or if we disturb the natural method of their renewable. For example, groundwater is a renewable source. तो well basically क्या कहानी है? तो अभी तक अपनी जो कहानी शुरू हुई थी कि हमने सबसे पहले देखा कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उसमें हमने आपको बताया नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब आ जाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके बहुत सारे हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है, ठीक है। अब इसमें से जो कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर की ही बात करें या ऑक्सीजन की ही बात करें, तो ये ऑक्सीजन मिलती कैसे है? तो ऑक्सीजन मिलती है अपने को प्लांट से। अब ये रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरीके से तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन इनमें कमी ज़रूर हो सकती है। अगर ऑक्सीजन के लेवल में कमी हुई तो बहुत सारे जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे खुद प्लांट है या फिर आपके एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, तीनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें इनको सबको बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि जितना ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारे रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो हम फॉरेस्ट को, प्लांट्स को, ट्रीज़ को कट करना शुरू कर देते हैं। जब प्लांट्स और ट्रीज़ कट होना शुरू हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होता है और आपके उसमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। तो वह यही सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करते चलना है। टुडे वी आर यूजिंग इट एट अ फास्टर रेट। अब क्या है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अब इसको बिल्कुल ट्वाइस, मतलब डबल अमाउंट में इसका यूज़ करते जा रहे हैं। अब अगर आप किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करोगे तो वो तुरंत से ख़त्म होना भी शुरू हो जाएगी, या इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी कि वो रिन्यू ना हो पाए और उससे पहले ही आप उसे ख़त्म कर दें। सो कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, फैक्ट्रीज, रोड्स एटसेट्रा also interferes with the natural process of renewable of groundwater। अगर देखिए हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो फिर हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा। फॉरेस्ट कट होंगे तो फिर आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा। तो ये कैसे कम होगा ये हम आगे डिस्कस करते हैं। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच वंस यूज्ड अप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो हमने रिन्यूएबल के बारे में तो भाई पूरी कहानी समझ ली कि रिन्यूएबल एक्चुअल में ऐसे सारे रिसोर्सेज हैं जो कि कभी खत्म तो नहीं होंगे, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट होकर के फिर से बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उस पीरियड ऑफ टाइम से पहले ही उसे खत्म कर दो तो वो जरूर वैनिश हो जाएंगे, और उससे फिर जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं वो सभी डिस्टर्ब हो जाएंगी। जैसे अगर अपन ज़्यादा पानी का यूज़ कर रहे हैं या फिर ग्राउंड वाटर का ज़्यादा अपन यूज़ कर रहे हैं तो वो एम्प्टी हो गया। साथ ही साथ हमने प्लांट्स को भी कट कर दिया, तो जब बारिश हुई तो उन प्लांट ने ग्राउंड वाटर में पानी नहीं भेजा, तो इस वजह से क्या होगा? आपकी नेचुरल प्रोसेस इफेक्ट हुई, ग्राउंड वाटर का पानी खत्म हो गया और आपने प्लांट्स को भी कट कर दिया। अब वो एक पर्टिकुलर पीरियड में ही अपने आप को रिपीट करेगा, लेकिन अगर उसके पहले ही आपने उसके साथ छेड़खानी कर दी तो वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं भाई? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते एक बहुत ही लंबे पीरियड तक, एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम तक, जो कि अपने आप को रिपीट ना करें। फॉर एग्जाम्पल फॉसल फ्यूल्स लाइक द पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं जैसे फॉसल फ्यूल, तो ये सभी बहुत लंबे प्रोसेस से बनते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और कोल। अगर आपने इनको खत्म कर दिया तो इसको भी एक बहुत लंबा टाइम लगता है फिर से बनने में, ठीक है। सो हैंस वंस यूज्ड अप दीज रिसोर्सेज वुड टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म। सिमिलरली टॉप सॉइल वंस इरोडेड विल टेक 100 ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। अगर ये टॉप सॉइल जो है वो इरोडेड हो गई, इरोडेड मतलब टॉप सॉइल अगर टूट गई, टूट करके यहाँ वहाँ हो गई, और अगर वहाँ से टॉप सॉइल हट जाती है तो उसको भी बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। सो हाउएवर सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज मेटल्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। दीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकिल्ड। अब लेकिन
जैसे कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपके मेटल्स हैं, तो ये मेटल वगैरह को अपन रिन्यू कर सकते हैं, उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है। सो ये तो अपने कुछ ऐसे हमने एक वाइडली एक्सप्लेन कर दिया कि भाई रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं। तो आई होप आपको याद रहेगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में। साथ ही साथ अपन ने डिस्कस किया कि हमें और नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से मिले हुए हैं मदर अर्थ से। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब बारी आती है पानी की, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम, ये चैप्टर का नाम ही क्या है, वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। अब पानी इतना प्रीशियस क्यों है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? तो सबसे पहले तो सोचिए कि पानी आपको कहाँ कहाँ यूज में आता है। तो आपके खाने के लिए, पीने के लिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पानी। कैसे? सबसे पहले अगर अपन बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट अपना खाना बनाने का प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस से करते हैं। फोटोसिंथेसिस में जरूरी होती है सनलाइट, वाटर एंड मिनरल, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं हुई, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स में से, तो वो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे तो फिर वो सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर प्लांट सरवाइव नहीं किए तो अब क्या होगा? तो पहली कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, ये प्लांट्स यूज करते हैं। दूसरी चीज, जो एनिमल्स हैं वो यूज करते हैं और ह्यूमंस वो प्लांट का यूज करते हैं, ताकि उनको पहली चीज तो ऑक्सीजन मिल सके, दूसरी चीज उनसे उसे फूड मिल सके, और तीसरी चीज जो सॉइल है उसमें मिनरल्स बने रहे, ठीक है। इन सभी के लिए प्लांट जरूरी है। तीसरा चीज आ जाते हैं हमारी नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्यों जरूरी है पानी। तो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि आपके प्लांट अगर ग्रो करेंगे तो वो पानी जो है वो प्लांट के थ्रू ग्राउंड वाटर में जाता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर में जाएगा जिससे कि आपकी ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और थर्ड चीज, ये पानी जो है वो एवोपरेट होकर के सारी नेचुरल प्रोसेस को मेंटेन करके रखता है। लेकिन अब क्या हो गया है, वाटर रिसोर्सेज इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जो हमें बेसिकली पानी कहाँ से मिलता है? पानी हमें मिलता है पहली चीज पॉन्ड से, रिवर्स से, लेक से, ठीक है। ऑल्दो हमारी अर्थ का मैक्सिमम पार्ट पानी है, लेकिन फिर भी हमारे यूज करने लायक जो पानी है वो सिर्फ हमें इतनी जगहों से ही मिलता है। अब क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई तो हमने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन करना चालू कर दिया। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जंगलों को काटना। ये जितने भी फॉरेस्ट है उन्हें कट करके अपनी रिक्वायरमेंट के लिए बिल्डिंग्स वगैरह बना लेना। तो अगर डिफॉरेस्टेशन कर दोगे तो क्या होगा, प्लांट कम हो जाएंगे। प्लांट कम होंगे तो बारिश में जो आपका क्लाउड फॉर्मेशन होता है उसमें दिक्कत होगी और ग्राउंड वाटर में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। ये ग्राउंड वाटर का पानी कहीं ना कहीं जाकर के रिवर्स में मिलता है, लेक्स में मिलता है। साथ ही साथ जो रेन होती है वो भी पानी रिवर्स को, लेक्स को, इन सबको भरने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। अब हमने हमारी पॉपुलेशन बढ़ा दी तो फॉरेस्ट कम हो गए, फॉरेस्ट कम हो गए तो वाटर बॉडीज में आने वाला पानी कम हो गया। क्लियर? तो इसीलिए क्या जरूरी है कि हमें वाटर को सेव करके चलना है, उसे बचा करके चलना है। तो पानी क्या है, तो क्लियरली आप अगर अपन पॉइंट वाइज समझे कि अगर अपन बताना चाहे कि क्यों जरूरी है पानी, सो नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। वाटर इज फाउंड इन पेबल्स, पाउंड्स, रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस। अब पानी आपको इतनी सारी जगह से मिलता है। अंडर द ग्राउंड it is present in empty spaces between the rocks, and large quantities of water lie frozen in glacier and polar ice caps. Water is also present in air in the form of water vapor. तो पानी जो है हमारे चारों तरफ है, चाहे वो पानी वेपर के फॉर्म में हो, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, या लेक्स में हो, या ओशन में हो। तो ये पानी जो है वो हमारे सभी के लिए एसेंशियल है, ठीक है। जैसे कि अगर अपन बात करें कि वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। A person can live without food for several weeks, but without water he cannot live for more than a few days. अब पानी की ज़रूरत क्या है भाई, बहुत सारे लोगों को इसको बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप सभी समझते होंगे कि प्लांट्स हो, चाहे ये एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, सभी को अपनी ग्रोथ के लिए और इस पूरी लाइफ साइकिल में अच्छी तरीके से रहने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं बस यहाँ पर रीड आउट कर रही हूँ कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे all plants and animals have large amounts of water in their bodies. Several life processes in humans and animals such as digestion of food, absorption of nutrition,
distribution of nutrition of various part of the body or getting rid of the body waste need water। अब चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो या ह्यूमन हो, सभी को अपनी बॉडी के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आप कुछ चीज खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए, आपके डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिशन मिला है उसे आपके बॉडी पार्ट तक पहुंचाने के लिए, और जितना भी वेस्ट बना है बॉडी से उसे बॉडी से बाहर करने के लिए, हर चीज में हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये पानी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के साथ साथ एनिमल्स में भी होती है और इवन प्लांट्स में भी होती है। प्लांट को भी अपने ग्रोथ के लिए, अपने रेस्पिरेशन के लिए और साथ ही साथ अपने एवापोरेशन के लिए पानी की जरूरत होती है। सो अबाउट 2/3 ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। हमारी बॉडी का जो 2/3 पार्ट है वो पानी ही होता है। वी टेक इन वाटर थ्रू द फूड एंड ड्रिंक्स एंड लूज इट इन अ फॉर्म ऑफ स्वेट एंड एक्सेल्ड एयर। अब हम कैसे पानी का यूज करते हैं, तो हम कैसे पानी को अपनी बॉडी तक पहुंचाते हैं, तो या तो आप पानी डायरेक्ट पीते हैं, या आप जो फूड खाते हो उसके फॉर्म में भी पानी जाता है, फ्रूट्स के साथ भी पानी अंदर जाता है। अब आप इस पानी को बाहर कैसे निकालते हैं, तो यूरिन या स्वेट के फॉर्म में, या फिर आपके एक्सेल्ड एयर के, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी एयर कैसी होती है, थोड़ी सी मॉइस्ट होती है। तो मॉइस्ट मतलब कि आप उसके अंदर वाटर के वेपर्स हैं, इसलिए जब आप किसी ग्लास के सामने खड़े होते हो तो आपको एक थोड़ा सा फॉग टाइप का दिखता है, ठीक है। तो ये सब किस लिए, क्योंकि आपकी जो पानी है वो आपकी बॉडी से बाहर आता है। सो वाटर हेल्प्स टू कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर, और पानी जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर गर्मियां है तो हमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पर ज्यादा पानी जो है वो स्वेट के फॉर्म में निकल जाता है ताकि हमारा बॉडी कूल डाउन रहे। तो पानी जो है वो हमारे शरीर के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको हाइड्रेट करता है, आपको गर्मी से बचाता है, आपकी बॉडी के सारे फंक्शन करता है। Water that evaporate from the surface or body in the form of sweat take away heat from the body and thus cools it. In plants, water is essential for germination of seeds and their growth. अब यहाँ तक तो हमने humans के बारे में देख लिया। अब क्या बारी आती है कि भाई प्लांट्स कैसे करते हैं। तो प्लांट्स जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें पानी का यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो सके, जितने भी न्यूट्रिशन है वो सॉल्युबल फॉर्म में, सॉइल से वाटर के फॉर्म में उनकी रूट से होते हुए या धीरे धीरे उसमें रूट्स डेवलप हो जाए, वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाए। साथ ही साथ जो ग्रोइंग प्लांट है, जो ऑलरेडी प्लांट लगा हुआ है, उसको सारे जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल से वाटर के साथ में ही मिलते हैं। सो the process of photosynthesis, where the plant use water along with the carbon dioxide from the air to make food in the presence of sunlight। साथ ही साथ पानी की ज़रूरत जो है वो प्लांट्स को भी होती है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की मेथड में इसको यूज करते हैं। सो बिसाइड्स बीइंग एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर इज यूजफुल इन अदर वेज ऑल्सो। अब क्योंकि पानी जो है वो हमारे खाने पीने के तो काम आता ही है, हमारी बॉडी के लिए तो ज़रूरी है ही, इसके अलावा भी पानी के हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम सारी चीज़ों में पानी का ही यूज़ करते हैं। सो द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। साथ ही साथ पानी का यूज कहाँ होता है, तो पानी का यूज जो है एग्रीकल्चर में किया जाएगा, बड़ी बड़ी मशीनों को रन करने के लिए इंडस्ट्रीज में किया जाता है। सो वाटर इज यूज ऑल्सो यूज एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन में भी हम पानी का यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, जहाज में, ठीक है, शिप्स में आप बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। सो वाटर इज ऑल्सो द हैबिटेट ऑफ द सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल। इसके अलावा आपका जो पानी है वो बहुत सारे लोगों के लिए हैबिटेट है, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स पानी में रहते हैं, प्लांट्स के लिए रहता है ये, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखते चलिएगा कि पानी हमें कहाँ कहाँ हमारे लिए यूज़फुल है और इस अर्थ पर रहने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए किस तरह पानी यूज़फुल है। ओके, क्योंकि क्या होता है कि अपने को पता है कि भाई पानी हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, लेकिन अगर ये पॉइंट आपको नहीं पता चले या याद नहीं रहे तो आप अच्छे तरीके से आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सो वाटर डज नॉट हीट अप और कूल डाउन एज फास्ट एज लैंड। अब एक पॉइंट और याद रखना है कि पानी जो है वो लैंड के कंपैरिजन में थोड़ी देर से गर्म और थोड़ी देर से ही ठंडा होता है। क्लियर। सो दिस हेल्प्स एक्वेटिक एनिमल्स। क्यों, इसकी इस प्रॉपर्टी की
से क्या मदद मिलती है? तो इसकी इस प्रॉपर्टी से जितने भी आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो सरवाइव कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में और ठंडे टेम्परेचर में, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि उनकी टेम्परेचर जो है वो वाटर का कंट्रोल रहता है, क्योंकि पानी जल्दी गर्म या ठंडा नहीं होगा तो उसमें रहने वाले जितने भी आपके एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो उस जगह पर फिर सर्वाइव कर पाएंगे। मान लीजिए कि कोई जगह बहुत ठंडी हो रही है तो पानी लेकिन क्या है उस जगह के कंपैरिजन में थोड़ा कम ठंडा रहेगा, तो एनिमल्स उसमें जाकर के शेल्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस अगर गर्म रहा तो पानी में जाकर के वो अपने आप की गर्मी को भगा सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो आप पहले शॉर्टेज ऑफ वाटर पढ़े उससे पहले अगर अपन ये डायग्राम देखें तो इसमें आपको समझ में आएगा कि आपके इंडिया में कहाँ कहाँ पानी है, ठीक है। जिसमें कि रेनफॉल का ये एक डायग्राम बताया गया, रेनफॉल मैप है जिसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सी जगह पर कितना पानी सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो केरल साइड पर बहुत बारिश होती है, ठीक है। सबसे कम बारिश जो है वो आपके राजस्थान एरिया में होती है, मॉडरेट रहती है अपने एमपी के साइड पर या फिर जो मिडिल अपना इंडिया है वहाँ पर, ठीक। सो शॉर्टेज ऑफ वाटर में आपको ये याद रखना है कि पानी की शॉर्टेज कैसे हो रही है। तो शॉर्टेज ऑफ वाटर के 3 मेन कारण हैं। पहली चीज़ तो पॉपुलेशन, सेकेंड चीज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, फिर ग्राउंड वाटर लेवल, इसमें लिखना है आपको रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है। पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर लेवल और कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? तो वही ठीक है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि शॉर्टेज के लिए कौन कौन चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले तो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे हो गई है? तो भाई पॉपुलेशन के कारण कौन कौन सी चीज़ों में दिक्कत होगी, तो याद रखिएगा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें रहने की जगह चाहिए, रहने की जगह चाहिए तो आप क्या करोगे, आप इस केस में करोगे डिफॉरेस्टेशन। मतलब कि हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रीज हैं या फिर जितने भी जंगल है उनको कट करके वहां पर रहने लायक जगह बनाएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो आपकी जो बाकी की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारी बाकी जो डेली एसेंशियल नीड्स है वो भी बढ़ेंगी। डेली एसेंशियल नीड्स बढ़ेंगी तो हमें क्या चाहिए, और ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए, और ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी। फैक्ट्रीज बढ़ेंगी तो क्या होगा भाई, अगर फैक्ट्रीज बढ़ेंगी तो आपका जो वेस्ट पानी का है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन की वजह क्या हो सकती है कि एग्रीकल्चरल लैंड्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ेंगे, दैट मीन्स कि फॉरेस्ट मतलब या जो प्लांट है जहाँ पर वो कम लगेंगे और एग्रीकल्चर में पानी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो पानी लगता है तो वहाँ से पानी का जो लेवल है ग्राउंड वाटर का वो उस जगह का कम हो जाता है, ठीक। तो पहले तो रीजंस है डिफॉरेस्टेशन, आपके पॉपुलेशन की वजह से क्या क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन, फैक्ट्रीज बढ़ेंगी तो और वेस्ट होगा पानी का, एग्रीकल्चरल लैंड की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये तो पॉपुलेशन के कारण हो गया। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होगा, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण, डिफॉरेस्टेशन मतलब जब अपने को हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जंगलों को काटना पड़े, फॉरेस्ट को वैनिश करना पड़े तो उसे अपन डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे होगा आपका सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन मतलब होता है आपकी सॉइल का टूट करके यहाँ वहाँ पहुँच जाना। तो वहाँ की जगह अगर सॉइल है मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, और वहाँ पर प्लांट नहीं लगा हुआ है तो प्लांट के जो रूट्स है वो क्या करती है, सॉइल को पकड़ के रखती है, ठीक है, एक दूसरे से अच्छी तरीके से वो बाउंडेड रहती हैं। लेकिन अगर प्लांट्स नहीं है तो वो फ्री हो गए तो बहुत तेज़ अगर बारिश आई या बहुत तेज़ आंधी आई तो क्या होगा, जो मिट्टी है किसी जगह की वो वहाँ से बह करके कहीं और चली जाएगी और उस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर प्रॉपर सॉइल नहीं रह पाएगी। सॉइल इरोजन होगा तो क्या होगा, फर्दर उसमें और प्लांट नहीं लगेंगे,
प्लांट नहीं लगेंगे तो जो बारिश का पानी है वो धीरे धीरे हमारी अर्थ जो ग्राउंड वाटर है वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो इससे भी क्या हुआ, वाटर में शॉर्टेज हुई। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होगा। क्या होगा, वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, वाटर साइकिल कैसे डिस्टर्ब होगा, तो भाई ये जो आपके प्लांट्स हैं ये एवापोरेशन भी करते हैं, पानी को एवापोरेट भी करते हैं, उनकी लीव्स के थ्रू पानी जो है वो ऊपर जाता है, जो कि फिर धीरे 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 एयर में पहुंच कर के क्लाउड फॉर्मेशन होता है और पानी आता है। ठीक है, तो भाई डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन और वाटर साइकिल डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, इसके बाद वाटर लेवल रिड्यूस कैसे हो जाएगा, तो भाई वाटर लेवल रिडक्शन ऐसे होगा कि अगर प्लांट्स नहीं है तो पानी जो है वो अंडरग्राउंड नहीं जाएगा, अंडरग्राउंड पानी नहीं जाएगा तो इससे जो रिवर का वाटर लेवल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिवर्स या फिर जितने भी आपके पॉन्ड्स हैं उन सभी का वाटर लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो कहीं ना कहीं जाकर के कहाँ मिलता है, रिवर्स में कहीं ना कहीं मिलता ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर ग्राउंड वाटर लेवल कम हुआ तो हम लोग जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनकी डेली नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए हर जगह, तो क्योंकि देखिए ग्राउंड वाटर लेवल का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर जगह रिवर्स नहीं है, लेक्स नहीं है। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर रहने वाला इलाका है जहाँ पर आपका रिवर नहीं है, ना ही कोई पॉन्ड है, तो फिर वहाँ के लोग कैसे पानी लेंगे, तो वहाँ के लोग जो है वो ग्राउंड वाटर से पानी लेंगे। लेकिन अब ग्राउंड वाटर का पानी ही नहीं है तो वो अपनी डेली नीड्स को पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डेली नीड्स में भी अपने को क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, है ना। इसके अलावा वाटर साइकिल तो डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। अगर वाटर शॉर्टेज है तो प्लांट्स नहीं लगेंगे, प्लांट्स नहीं लगेंगे तो क्या नहीं होगा, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ग्राउंड वाटर नहीं होगा, ग्राउंड वाटर नहीं होगा तो हमें भी दिक्कत होगी, और साथ ही साथ अपने प्लांट नहीं होंगे तो एवापोरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो अपनी पूरी वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। वेस्टेज ऑफ वाटर क्यों बढ़ेगा, तो भाई वेस्टेज ऑफ वाटर भी इसका कारण क्यों है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बल्क में पानी यूज होता है, एग्रीकल्चर लैंड में बल्क में पानी यूज होता है, और फिर वहाँ के पानी में बेसिकली क्या मिल जाता है, वहां के पानी में मिल जाते हैं केमिकल्स, जिसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, तो इससे पानी जो है वो थोड़ा गंदा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको फिर वाटर ट्रीटमेंट भी अगर उसमें कर दिया जाए उस पानी में तो भी वो पीने लायक नहीं होता। तो इस तरह से पानी जो है उसके शॉर्टेज होने के बहुत सारे रीजंस है। ठीक है, सो इसके बाद ये तो अपन ने ये देख लिया कि शॉर्टेज ऑफ वाटर किस तरह से हो रही है। अब अपन देखेंगे स्टेट ऑफ वाटर। अब आप बताइए कि आप किस स्टेट में पानी को पीते हैं, या फिर किस स्टेट में पानी को आप कूल डाउन करते हैं, और किस स्टेट में आप कहोगे कि गैस बन गया। सो वाटर की जो बेसिक स्टेट्स होती हैं वो 3 होती हैं, याद रखिएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो सॉलिड फॉर्म में मतलब जो फ्रीज्ड फॉर्म है, तो फ्रीज्ड फॉर्म मतलब कि आइस का फॉर्म, लिक्विड फॉर्म मतलब जो अपन नॉर्मल लिक्विड फॉर्म देखते हो, गैस मतलब कि जब आप पानी को गर्म कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। वेपर मतलब कि वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ईच मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब बेसिकली क्या होता है, पानी जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, हर मॉलिक्यूल्स में एक जो होता है हाइड्रोजन का एटम होता है और एक जो एटम होता है वो ऑक्सीजन का होता है। ओके, आइस, वाटर एंड स्टीम आर द 3 स्टेट्स इन विच द वाटर एग्जिस्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, है ना। अब बेसिकली क्या होता है कि इसमें ये जो आपका जो 3 स्टेट्स आपको दिख रही है, आइस, वाटर एंड स्टीम आर द 3 स्टेट्स, ये तीनों स्टेट्स है जिसमें पानी जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, पानी में क्या कॉम्बिनेशन होता है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। सो द स्टेट ऑफ वाटर कैन बी चेंज बाय हीटिंग एंड कूलिंग, और पानी की जो स्टेट है उसे हम हीट करके या कूल डाउन करके चेंज कर सकते हैं। जैसे जब आइस को हीट करोगे, इट मेल्ट्स फ्रॉम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर आपका आइस पिघल जाए उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हाउएवर इफ द वाटर इज कूल्ड इट चेंजेस टू आइस एट द सेम टेम्परेचर, दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो अगर वाटर को अगर आपको ठंडा रखना है और तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आइस स्टेट में भी आ जाता है, लेकिन वो क्या कहला, वो भी किस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। लेकिन ये क्या कहलाएगा उस टाइम पे जब पानी जम जाए, ठीक है, वाटर से सॉलिड के फॉर्म में या लिक्विड से सॉलिड के फॉर्म में चले जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है पानी का वो भी 0 डिग्री है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री होता है। ठीक है, सो
water changes to water vapor at all temperature, this is known as the evaporation। अब पानी को जमने के लिए और सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपको पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है तो वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, और इसी को आप क्या कहते हो, एवोपरेशन। सो दैट इसीलिए क्या होता है कि जैसे आप क्लोथ्स को अपने बाहर डालते हो शेड्स पर, तो उसमें जो पानी होता है वो पर्सिपरेशन से या फिर धीरे धीरे एवोपरेट होकर के ऊपर चला जाता है, ठीक। हाउएवर द चेंज ऑकर फास्टर इफ द वाटर इज हीटेड, ये जो चेंज है वो जल्दी जल्दी होगा अगर पानी बहुत ज़्यादा हीट अप हो। वाटर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ठीक। अब ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि पानी का मेल्टिंग पॉइंट या फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि एवोपरेशन का मतलब क्या होता है। जब पानी किसी भी टेम्परेचर पे एवोपरेट हो जाए या वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो आप उसे एवोपरेशन कहते हो। इसी एवोपरेशन में के कारण ही आपके जो बाहर आप गीले कपड़े डालते हैं वो सूख जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सो इस टेम्परेचर पे वाटर चेंजेस रैपिडली टू स्टीम, व्हेन स्टीम इज कोल्डेड इट चेंजेस बैक टू वाटर, ठीक है। अब ये धीरे धीरे गर्म करके वेपर फॉर्म में ऊपर जाएगा, वेपर मतलब स्टीम फॉर्म में ऊपर जाएगा, स्टीम ठंडा होगा, अगेन पानी बनेगा, और ये जो पूरा साइकिल है फिर वो चलता रहेगा, ठीक। सो दिस इज नोन एज द कंडेंसेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, कंडेंसेशन कहते हैं। बेसिकली ये जो स्टेट ऑफ वाटर बताने का मतलब क्या है, ice, water and steams are form of the same substance. The molecule of ice, water and steam are exactly same. ये सारे पॉइंट्स को आपको इसलिए याद रखना है ताकि आपसे एक एग्जाम में अगर पूछा जाए या कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द मॉलिक्यूल ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम्स आर एग्जैक्टली सेम, कि क्या इनके एग्जैक्टली सेम होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो आप बता दीजिएगा कि यस इनके एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं पानी की, तो आपको याद रखना है कि आइस, वाटर एंड स्टीम या फिर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये जो 3 स्टेट्स हैं वो पानी की स्टेट्स होती हैं। अब किस टेम्परेचर पर पानी जो है वो जम जाता है या फ्रीज हो जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, जिसको अपन क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। किस पॉइंट पर पानी पिघल जाता है, तो भाई वो मेल्टिंग पॉइंट होता है जो कि होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही होता है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो जिस पानी पर, जिस टेम्परेचर पर पानी जो है वो उबलना शुरू कर दे, बॉयल होना शुरू कर देता है, उसी को हम उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पानी का वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना एवोपरेशन कहलाता है, और पानी का वेपर से वापस पानी में कन्वर्ट होना, ठीक है, स्टीम से वापस से पानी में कन्वर्ट होना कहलाता है कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना है, इसलिए अपन ये सारी चीजें रीड आउट कर रहे हैं, और रिवीजन का मतलब यही है कि हमें सारी चीजें रिकॉल होती जाए। सो इन नेचर वाटर एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज स्नो ऑन हाई माउंटेन। अब नेचर में क्या है, नेचर में हमें ये तीनों चीजें मिली हुई हैं। आप बोलेंगे कि क्या हमारा पानी सॉलिड की फॉर्म में नहीं है, तो है। पोलर्स पर जो अपने जो पोल्स हैं या फिर जो अपने स्नो है और जो हाई माउंटेन्स के ऊपर ग्लेशियर्स हैं, ये सभी क्या है, ये सभी हमारा सॉलिड स्टेट का पानी है, ठीक है। गैसियस स्टेट में कहा है, तो एटमॉस्फेयर में, वेपर के फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में तो आप देखते ही हैं, ओशियंस में, रिवर्स में, तो हर जगह पानी है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म इन रिवर, लेक, सीज, ओशियन एटसेट्रा। इन द गैसियस स्टेट वाटर एग्जिस्ट एज वाटर वेपर इन द एयर। तो याद रखिएगा कि हमारा जो अर्थ का सबसे ज्यादा हिस्सा पानी का है वो लिक्विड फॉर्म में है। गैसियस फॉर्म में किस फॉर्म में रहता है, तो एयर में, वेपर के फॉर्म में रहता है। क्लियर, जिसको कभी कभी आप बारिश के मौसम में महसूस कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें मॉइस्ट सी लगती है, आपको खुद अपनी स्किन के ऊपर थोड़ा ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट लगता है, क्योंकि आपकी एयर में क्या होता है, पानी वेपर के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। स्टोर्ड मतलब वेपर के फॉर्म में रहता है। क्लियर। सो यहाँ तक अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, क्या क्या चीज़ें रिवाइज कर ली है। हमने देखा है कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो जिसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, और शॉर्टेज ऑफ वाटर किस कारण से हो रही है, और स्टेट ऑफ वाटर। अब बारी आती है वाटर साइकिल की। तो वाटर साइकिल का अगर आप डायग्राम देखें तो आपको इसी से सारा वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपको तो पता है कि हमारे अर्थ पर पानी जो है वो रिवर्स में, ओशंस में, लेक्स में है,
ठीक है। तो अब ये जो पानी है वो धीरे धीरे सन की एनर्जी की वजह से हीट अप होता है। हीट अप होगा तो मैंने आपसे बताया कि पानी जो है वो एवोपरेट बहुत जल्दी हो जाता है, दैट मीन्स लिक्विड से वेपर में किसी भी टेम्परेचर में हो जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर एवोपरेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, मतलब लिक्विड फॉर्म से पानी जो है वो धीरे धीरे एवोपरेट होता है वेपर के फॉर्म में और वेपर का फॉर्म बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये जो वेपर्स है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे, ठीक है, और ठंडे होकर के बारिश के फॉर्म में नीचे आते हैं। तो ये पूरा साइकिल क्या होता है, चलिए इसको पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि भाई हीट एनर्जी आ रही है। हीट एनर्जी जो है वो कहाँ पर जाएगी, वो जाती है अपने प्लांट्स के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर, इन लेक्स पर, इन पॉन्ड्स पर, सीज पर। तो अब यहाँ पर सब पे पानी है, ठीक है। अब पानी जो है वो वेपर में बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है किसी भी टेम्परेचर पर, धीरे धीरे वो वेपर बनना शुरू हो जाता है और एक एक्सेस अमाउंट में ये ऊपर की तरफ उठेगा। क्यों उठेगा, जैसे हम पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी चीज को हम हीटअप करते हैं तो वो एक्सपांड होती है। एक्सपांड होने की वजह से एक तो उसका एरिया बढ़ जाता है, फैल जाती है, और वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे हल्की होकर के उठना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही वेपर के साथ होता है कि भाई एवोपरेशन जब प्रोसेस होती है तो उसमें जो पानी है आपका वो बन जाता है धीरे धीरे वेपर और ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें कुछ जरूरी पॉइंट्स पहले यहां तक की प्रोसेस के लिए डिस्कस कर लें, या हम एग्जाम में किस तरह से लिख सकते हैं। सो व्हेन सम चेंज ऑकर ओवर एंड ओवर अगेन देन इट इज सेड टू बी फॉर्म अ साइकिल ऑफ चेंज। अब इसे वाटर साइकिल ही क्यों कहते हैं, अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है या फिर एक बार कोई चीज हो गई और दोबारा उसी स्टेट पे आप पहुंच गए, जैसे कि वेपर, आपके पानी जो है वेपर के फॉर्म में बना, फिर ऊपर गया, क्लाउड फॉर्मेशन किया, फिर वो बारिश के पानी के फॉर्म में आ गया, मतलब पानी जो है वापस पानी ही बन गया। तो अगर कोई साइकिल बार बार रिपीट होती है, कोई प्रोसेस बार बार रिपीट होती है, तो आप उसे साइकिल कहते हैं या फिर साइकिल ऑफ चेंज कहते हैं। ठीक है, so water constantly moves from the earth to the air and come back to the earth। पानी जो है वो अर्थ से एयर में जाता है, एयर से अर्थ में आता है, और ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली चलती रहती है। दिस कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द नेचर इज नोन एज वाटर साइकिल। द वाटर इन सी, रिवर, लेक, ponds or streams evaporates because of the heat of the sun. Plants also give out large amount of water from their leaves। अब देखिए, हमें जो पानी है वो कहाँ कहाँ से एवोपरेट होता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या लिखेंगे आप ये बता देंगे कि वाटर साइकिल क्या होती है। तो क्योंकि पानी जो है वो वेपर के फॉर्म में एयर में जाता है और एयर से वापस से अर्थ में आता है वाटर के फॉर्म में ही, तो इस पूरी कंटिन्यूसली क्योंकि रिपीटेड साइकिल होती है, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। अब पहली चीज वाटर साइकिल में होता है एवोपरेशन। एवोपरेशन कहाँ कहाँ से होता है, तो पहले पॉइंट में अपन देख रहे हैं, पहला पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं अपन, एवोपरेशन। ठीक है, तो ये जो एवोपरेशन है ये कहाँ कहाँ से होता है, तो पहला याद रखिएगा कि जो एवोपरेशन है वो होता है पानी का, कहाँ कहाँ के पानी का, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स का। दूसरी चीज एवोपरेशन और कहाँ से होता है, तो एवोपरेशन दूसरी चीज होता है प्लांट्स से। ठीक है, प्लांट्स की जो लीव्स है, जैसा मैंने आपको जब अपन पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में या फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में भी अपन ने पढ़ा था कि जो पानी है, ठीक है, वो रूट से निकल करके उनके लीव्स तक सर्कुलेट होता है, और बाहर कैसे निकलता है लीव्स से, एवोपरेशन की मेथड से। इसी वजह से जब आप लीव्स को टच करते हो तो वो हल्की सी आपको मॉइस्ट सी फील होती है, ठीक है, या फिर थोड़ी सी ठंडी लगती है। अपन को ये समझ में आता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर है। तो जो लीव्स है वो भी एवोपरेशन के प्रोसेस करती है, रूट से आने वाले सारे पानी को हवा में एवोपरेट करती हैं। सो प्लांट आल्सो गिव आउट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर लीव्स। तो भाई एवोपरेशन तो हम समझ गए कि भाई हमारे पानी है लेक में है, पेड़ों की पत्तियों से जो पानी है वो एवोपरेट होके ऊपर जा रहा है। ओके, अब चलिए, अब कहानी नेक्स्ट पहुंच गए, ये वाली फर्स्ट स्टेप अपन ने कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब अपन चलते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप पे। तो वाटर वेपर राइजेस अप। अब ये पानी के जो वेपर्स होते हैं ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। द एयर हायर अप इन एटमॉस्फेयर इज कूलर।
अब क्या होता है कि नीचे क्योंकि सरफेस अपनी गर्म थी तो यहाँ की हवाएं भी गर्म थी, तो इसकी वजह से जो भी आसपास में एवोपरेशन की प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे हवा ठंडी होती जाती है। क्या होती जाती है? ठंडी होती जाती है, क्योंकि अपन सरफेस से ऊपर आ रहे हैं। So the air higher up in the atmosphere is cooler. This cools the water vapor and it is condenses to form tiny drops of water. ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे? कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या होगी? तो भाई नेक्स्ट स्टेप कौन सी होती है? ये होती है कंडेंसेशन। ठीक है, इस कंडेंसेशन की प्रोसेस में क्या होता है? कंडेंसेशन की प्रोसेस में आप कैसे बताओगे कि जो भी वेपर है, पानी जो है, जो वेपर फॉर्म में है, ये जब ऊपर की तरफ जाता है तो क्योंकि ऊपर एयर थोड़ी कूल होती है तो इस वजह से जो वेपर है वो वापस से वाटर ड्रॉप में बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दिस कूल्स द वाटर वेपर एंड इट्स कंडेंसेस टू फॉर्म द टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द क्लाउड्स। ठीक है, अब ये आपकी थर्ड स्टेप हो जाएगी। कौन सी? फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। कौन सी स्टेप हो गई है? फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड कैसे होता है? अब अपन ने ये समझ लिया कि भाई वेपर ऊपर गए, ठंडे होकर के छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो सब आपस में मिलेंगे और क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? क्लाउड का। ये हो गई आपकी थर्ड स्टेप। ओके, so as the clouds get colded further, more water drops unite together and become bigger. अब ये क्या होता है कि और वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर गए तो क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। उसी क्लाउड फॉर्मेशन में और वाटर ड्रॉपलेट्स आते जा रहे हैं, तो एक पूरा का पूरा एक बड़ा सा बिगर फॉर्म ले लेगा। When they become too heavy, they fall on the earth as rain. अब ये जब बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो फाइनली अपनी जो फोर्थ स्टेप है ये कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ स्टेप कैसे हो जाएगी कि भाई आपका जो पानी है वो नीचे धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। तो व्हेन दे बिकम टू हैवी द फोर्थ स्टेप विल कंटिन्यू। तो परसिपिटेशन कहते हैं हम जिसे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी फोर्थ स्टेप। ठीक है, ये थी आपकी थर्ड स्टेप। और यहाँ पे अपन सेकेंड स्टेप लिख सकते हैं कि जो वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो वेपर है आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। ठीक है, so when they become too heavy they fall on the earth as rain. In colder weather the water may fall as hail or snow. और अगर ठंडा मौसम है तो उस जगह पर पानी की जगह, क्योंकि ऊपर से पानी आया लेकिन ठंडा था तो वो जम जाएगा, तो वो हेल या फिर स्नो के फॉर्म में नीचे आना शुरू हो जाता है। तो भाई आपको आई होप वाटर साइकिल की स्टेप समझ में आ रही होगी। कहाँ तक पहुंच गए अपन ने? यहाँ तक देखा कि पानी जो है वो एवोपरेट हुआ, एवोपरेट होने के बाद कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई। कंडेंसेशन जिसमें पानी का वेपर जो था वो वाटर के टिनी टिनी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया। फिर थर्ड प्रोसेस थी अपनी क्लाउड फॉर्मेशन, तो जो टिनी ड्रॉप्स थे वो सभी मिलकर के क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ स्टेप थी कि जब क्लाउड में बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी हो जाएगा तो वो रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है। ठीक है, चलिए, सो द रेन वाटर फॉल्स एवरीवेयर। अब ये जो पानी गिर रहा है, अपन पानी गिरा चुके हैं। ठीक है, अपन समझ गए कि पानी कैसे गिरेगा। अब ये जो पानी है वो बहुत सारी जगह पर गिरता है, जैसे कि द रेन दैट फॉल्स ऑन द लैंड में भी। अब सबसे पहले तो रेन वाटर कहाँ कहाँ फॉल होगा? तो भाई पूरे अर्थ पर। अब अर्थ पे तो बहुत सारी चीजें, अर्थ मतलब कि जहाँ भी गिर रहा है उसमें हर जगह गिरेगा। अगर वहाँ रिवर है, सी है तो उसमें पानी जाएगा, अगर घर मकान है तो वहां जाएगा, सॉइल है तो उसमें जाएगा। ठीक है, हर जगह पानी जाता है। सो the rain water falls everywhere. The rain that falls on the land may drain into river and streams or seep through the soil and gather underground as ground water. अब इसके बाद सॉइल में पानी जो गिरता है वो नीचे नीचे सीप कर लिया जाता है, नीचे जाता है। ठीक है, जिसको अपन कौन सी प्रोसेस कहते हैं? जिसे अपन पर्कुलेशन के मेथड कहते हैं, जिसमें पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में जाकर के इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। फॉल ऑन हाई माउंटेन एंड गेट फ्रोजन। अब बड़े बड़े पहाड़ों पे जब गिरता है तो वो जम जाता है। ड्यूरिंग समर इट मेल्ट्स एंड फ्लो इनटू द रिवर। और यही पानी जो कि माउंटेन के ऊपर फ्रीज हो जाता है, ये समर टाइम पर जब पिघलता है तो वो रिवर्स में जाकर के हमें मिल जाता है। दिस वाटर अगेन एवोपरेट। और फिर वापस से क्या होगा? ये पानी एवोपरेट होगा एंड वाटर साइकिल इन नेचर गोज ऑन। और इस तरह से जो वाटर साइकिल है ये चलती रहती है। तो ये वाटर साइकिल को समझना आई होप आपको आसान लग रहा होगा, आप समझ भी गए होंगे।
अब ये जो अंडरग्राउंड पानी है ये आपको कैसे मिलता है? तो अंडरग्राउंड पानी मिलता है कि अगर अपन खुदाई करना चालू कर दें, डिग करना चालू कर दें, तो धीरे धीरे अपन उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर ये पानी स्टोर्ड होता है हमारी धरती के अंदर, और वहां से हम इस पानी को ले सकते हैं। सो इफ वी डिग अ डीप होल इन द ग्राउंड वी विल सी दैट द सॉइल बिलो इज मॉइस्ट। दिस शोज दैट द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड। इसका मतलब जमीन के अंदर पानी है। इफ वी गो ऑन डिगिंग डीपर एंड डीपर वी विल अल्टीमेटली रीच द level where all the spaces between the soil particle and the gaps between the rocks are filled with the water. This level is known as the water table. ठीक है, इसी को क्या कहते हैं अपन? वाटर टेबल कहते हैं। अब हमने आपको जब सॉइल पढ़ाया था तो अपन ने देखा था कि भाई बहुत सारी लेयर्स होती हैं सॉइल की भी, ठीक है, जिसमें नीचे आ जाती है आपकी हार्ड रॉक्स। अगर उसमें और खुदाई करते हैं अपन जाते हैं तो आपको क्या दिखना चालू हो जाता है? पानी। और एक ऐसे लेवल पे अपन जैसे कुआं खोदते हैं तो अपन एक लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर अपने को पानी ही पानी दिखना चालू हो जाता है। उसी लेवल को हम क्या कहते हैं? उसी लेवल को कहा जाता है वाटर टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर अपनी सॉइल है, ठीक है, इसके बाद अपन थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ से अपन आसानी से पानी को ले सकते हैं, ठीक है, और नीचे जाएंगे तो सैंड एंड ग्रेवल्स आएंगे, और नीचे जाते जाएंगे तो एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पर बहुत एक्सेस में पानी होता है। ठीक है, सो द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये जो वाटर टेबल है वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है। अब वाटर टेबल मेनली किस पर बेस्ड होता है कि किसी जगह पर कितना प्लांटेशन है ना, कितने ज़्यादा वहाँ पर ट्रीज लगे हुए हैं। क्योंकि वाटर टेबल अच्छा होने का मतलब जहाँ पर पानी बहुत अच्छा हो, तो पानी अच्छा कैसे होता है या पानी ज़्यादा क्वांटिटी में कैसा होगा? जहाँ प्लांट होंगे, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? पानी को नीचे तक, धरती तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हर प्लेस पे जरूरी नहीं कि इतने अच्छे ट्रीज लगे हों, अच्छी जगह से बहुत सारे प्लांट लगे हों। तो इसीलिए जो वाटर टेबल है वो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। एट सम प्लेस इट मे बी लेस देन अ मीटर डीप, व्हाइल एट अदर प्लेसेस इट मे बी डीप एज 100 मीटर और मोर। कहीं पर तो आपको 1 मीटर के अंदर बहुत ही कम उसमें ही आपको पानी मिल जाएगा, और कहीं पर बहुत गहरी खुदाई करने पर भी आपको पानी नहीं मिलता, या बहुत गहरा जाने पर पानी मिलता है। So the water found below the water table is known as ground water. अब वाटर टेबल के नीचे जो पानी आपको मिलता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। The layer of the rock or soil in which ground water collect is known as एक्वीफायर। अब यहाँ पे आपको लेयर दिखेगी रॉक्स की, सॉइल की, तो इसको अपन क्या कहते हैं? एक्वीफायर कहते हैं। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। द लेयर ऑफ रॉक एंड सॉइल इन विच द ग्राउंड वाटर कलेक्ट्स, वो लेयर जिसमें हमें ग्राउंड वाटर मिलता है उसे एक्वीफायर कहते हैं। सो व्हेन रेन फॉल्स सम ऑफ द वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल, दिस प्रोसेस इज नोन एज द इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, अब क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस आपको क्या क्या याद रखनी है यहाँ पर इस शीट से? एक तो इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस याद रखनी है, और याद रखनी है आपको एक्वीफायर कौन क्या होते हैं। तो रॉक और सॉइल की लेयर जब पानी को अंदर लेकर के जाती है तो हम इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एक्वीफायर। और पानी का आपके नीचे तक पहुंचना, ठीक है, आपकी सॉइल से नीचे तक पहुंचने की जो प्रोसेस है ये इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहलाती है। अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि भाई इनफिल्ट्रेशन का मतलब है कि किसी चीज को फिल्टर करना। तो यहाँ पे पानी जो है ये फिल्टर होता है बाय एक्वीफायर्स। कौन से एक्वीफायर्स? सॉइल और रॉक की मदद से। मतलब जो भी इसमें ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि बड़े बड़े फॉर्म में है, पानी की जगह कुछ और चीजें हैं, तो वो सॉइल और रॉक में ही फंस जाती हैं, और बाकी जो आपका फिल्टर्ड पानी है वो इस इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस से नीचे ग्राउंड वाटर तक पहुंचता है। इट एड्स टू रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर। अब एक पॉइंट समझिए कि जो भी पानी गिरता है, ठीक है, अब कहीं कहीं पर पानी मान लीजिए पहले था लेकिन अब सूख चुका है ग्राउंड वाटर का पानी, तो ये जो इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है जिसमें कि पानी से के साथ आने वाले जितने भी जर्म्स हैं या जितनी भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो रॉक्स और सॉइल क्या करती है? एक्वीफायर की तरह काम करके उस इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हुए उसे आपके ग्राउंड वाटर तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, जैसे ही पानी अंदर चला जाता है तो या तो अगर वहां ऑलरेडी पानी होगा तो और पानी बढ़ जाएगा, और अगर पानी बिल्कुल नहीं था तो वहां पर पानी डेवलप हो जाएगा। इसलिए यहां पर लिखा होगा कि इट एड्स टू और रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर। ठीक है, एज ग्राउंड वाटर पासेस थ्रू द सॉइल, जो मैंने आपको चीज बताई कि एज ग्राउंड वाटर पासेस थ्रू द सॉइल इट गेट्स फिल्टर्ड बाय द सेवरल लेयर ऑफ सैंड एंड रॉक।
ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही ये जो पानी है वो इतनी सारी स्टेप से, जैसे ही आपने जो पानी लिया वो पानी नीचे की तरफ जाता है तो सैंड और रॉक से होकर के जाएगा। तो जितना भी पानी इसके से होकर के जाता है उसमें जो भी इम्प्योरिटीज होती है, जो भी गंदगी होती है, वो वहीं फंस जाती है। इट इज देयरफॉर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। इस तरह से वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से फ्री हो जाता है। हाउएवर इट कंटेन्स डिसॉल्व सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। लेकिन सॉइल के अंदर जितने भी डिसॉल्व सॉइल थे, वो डिसॉल्व सॉल्ट्स थे, वो सभी पानी के साथ नीचे की तरफ चले जाते हैं। सो इट मे ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स, और उसमें क्या हो सकता है कि जर्म्स भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप कहीं का भी पानी पियो, उसे उबाल करके छान करके पीजिए, या फिर आप फिल्टर का यूज करिए, ताकि ये जो जर्म्स है, अगर आप डायरेक्टली ग्राउंड वाटर को पी रहे हो तो वो आपकी बॉडी तक ना पहुंचे। तो भाई ग्राउंड वाटर के बारे में अपन समझ गए हैं कि ग्राउंड वाटर होता क्या है। तो ग्राउंड वाटर का मतलब ये होता है कि जब आप नीचे आपकी जमीन की या अर्थ के जो लेयर है उस पर खुदाई करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत आपको नीचे धीरे धीरे थोड़ा सा मॉइस्ट लगना शुरू हो जाता है, और अगर आप और डीप उसमें डिग करते हो तो आपको फाइनली पानी मिलना शुरू हो जाएगा। यही पानी वाटर टेबल होता है। और वाटर टेबल के नीचे जब आपको एक्सेस में पानी मिल जाए तो वो कहलाता है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर कैसे नीचे तक पहुंच जाता है, तो जब बारिश होती है तो सॉइल धीरे धीरे पानी को सोक करती है, सोक करते करते वो उसे रॉक्स तक पहुंचाती है, और रॉक जो है वो उसे और नीचे तक पहुंचाते हैं। इस तरह से सैंड और रॉक जो है ये पानी के लिए एक्वीफायर का काम करते हैं, इसलिए उन्हें एक्वीफायर्स कहा जाता है। और ये पानी को छानने का या उसे फिल्टर करने का काम करते हैं, इसलिए हम इसे इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस की मदद से ग्राउंड वाटर का पानी बढ़ जाता है, या फिर जहां पानी ना हो वहां पानी आ जाता है, ठीक है। वेल इसके साथ में क्या होता है कि भाई सारे जो बड़े बड़े आपके पार्टिकल्स थे वो तो ये सोक कर लेती हैं, लेकिन आपके जो जितने भी जर्म्स हैं ये पानी के साथ घुल जाते हैं सॉइल के साथ, और सॉइल में डिसॉल्व सॉल्ट्स भी पानी के साथ घुल करके ग्राउंड वाटर तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो वेल यहाँ तक अपन स्टोरी समझ चुके हैं। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है। तो अब अपन चलिए जानते हैं कि डिप्लीशन के कारण क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे पहली चीज कि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल्स का यूज करने लगे हैं। अब कोई लोग, जैसे आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल को। सबसे पहले तो पॉपुलेशन की इंक्रीज, ठीक है, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ लोगों की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट होना शुरू हो गया। तो डिप्लीशन का क्या मतलब होता है, जब आपका ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाए तो हम उसे ही क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। अब ये ग्राउंड वाटर हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस भी जगह पर रहते हैं वहाँ ज़रूरी नहीं होता कि रिवर्स या लेक्स हो। अब आजकल क्योंकि सोसाइटीज़ डेवलप हो गई है, हर सोसाइटी में अपने वाटर पंप होता है, खुद का वाटर रिसोर्स वो लोग बना लेते हैं, ट्यूबवेल्स लगा लेते हैं। तो अब हर लोग ट्यूबवेल्स लगा लेंगे तो क्या होगा, नीचे ज़मीन का जो पानी का स्तर है या जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन सबसे बड़ा कारण है वाटर टेबल के डिप्लीशन में। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अब हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ चुकी है, तो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो प्लांट्स कम हो जाते हैं, प्लांट्स कम हो जाते हैं तो फिर जो भी पानी हमारे आना चाहिए, धरती तक पहुंचना चाहिए, वो उन प्लांट के थ्रू नहीं पहुंच पाता, क्योंकि प्लांट ही नहीं है। तो इसीलिए भी पानी में, ग्राउंड वाटर में कमी आ रही है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो ग्राउंड वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ग्राउंड वाटर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर अस बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली रिचार्ज्ड बाय रेन वाटर, ठीक है। रेन वाटर की मदद से ग्राउंड वाटर क्योंकि बार बार रिचार्ज होता रहता है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द वाटर टेबल डज नॉट इफेक्टेड एज लॉन्ग एज we use as much groundwater as is replenished by the natural method. However, if we use more water than can be replenished, the water table will go down. देखिए सिंपल सी बात है, आपसे अगर पूछे कि भाई ग्राउंड वाटर क्या है तो आप बता देंगे, इसके बाद पूछेंगे कि भाई डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल से आप क्या समझते हैं। तो अगर हम ग्राउंड वाटर का पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बारिश के कंपैरिजन में, कि हम जितना उसको रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पा रहा है उससे ज़्यादा उसका अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। इट इज सीन दैट द वाटर टेबल इन आवर सिटीज इज constantly going down and there is a shortage of groundwater, ठीक है। So wells and tube wells have to be dug deeper to get water, ठीक है।
अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है। बेसिकली जो ग्राउंड वाटर है अब धीरे धीरे ज़्यादा कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि हम ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं और वेल्स का जब यूज़ करते हैं तो हमें बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ती है, तब जाकर के हमें पानी मिलता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि नीचे धरती में पानी बहुत कम होता जा रहा है। तो इसके कारण क्या है? सबसे पहला तो है राइज इन पॉपुलेशन। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो लोगों की डिमांड्स बढ़ जाती है, लोगों की नीड्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उसको फुलफिल करने के लिए हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को के साथ छेड़खानी करनी पड़ती है। तो सबसे पहला है कि आपका ग्राउंड वाटर। सो एज अवर पॉपुलेशन इंक्रीजेज वी नीड मोर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग। तो भाई पॉपुलेशन बढ़ने से ग्राउंड वाटर कैसे कम हो रहा है? तो इस तरह से कम हो रहा है कि हमें पीने का पानी ज़्यादा चाहिए, फिर हमें वॉशिंग के लिए चाहिए, कुकिंग के लिए चाहिए, ठीक है। सो उसी के साथ साथ हमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाउसेस, ऑफिसेस चाहिए, शॉप्स चाहिए, रोड्स चाहिए। दिस मीन्स मोर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ यूजेज अ लॉट ऑफ वाटर, मोस्ट ऑफ इट बीइंग ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे सारी चीज़ों को? तो बहुत आसान है समझना। कैसे आसान है कि पहली चीज़ तो राइज इन पॉपुलेशन हो रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब पॉपुलेशन बढ़ती है तो लोगों की, हर इंसान को खाना बनाना है, नहाना है, अपना क्लीनिंग करनी है, पानी पीना है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इतना पानी तो वो सिर्फ खाने पीने और नहाने में यूज़ कर लेते हैं। अब लोगों को खाना पीने के साथ रहना भी है, तो उन्होंने घर बनाए। अब घर बनाए तो कंस्ट्रक्शन हुआ। कंस्ट्रक्शन वर्क में भी क्या होता है? सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर ही यूज़ होता है। तो ग्राउंड वाटर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन ज़रूरी नहीं है कि आपके ऐसी जगह पर हो रहे हो जहाँ पर रिवर या लेक्स हो। जो भी कंस्ट्रक्शन में पानी लगता है वो ग्राउंड वाटर से ही लगता है। और अब आप अपने शहर में ही आसपास देखिए कि कितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, तो उन सब में ही क्या यूज होता है? ग्राउंड वाटर यूज होता है, ठीक है। सो बिसाइड्स एज वी इंक्रीज द बिल्ट अप एरिया एंड रिड्यूसेस द ओपन एरिया, देयर इज अ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ वाटर सीपिंग इनटू द ग्राउंड। दूसरी पॉइंट क्या याद रखेंगे? पहले ये सब पॉइंट वाइज याद करते चलिए। पहले तो आप घर में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, फिर घर बनाने में यूज़ करना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करना। फिर है आपका कि जब अपन ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं? कंक्रीट्स की रोड बना देते हैं। सॉइल तो रहती नहीं, तो जो पानी गिरता भी है तो वो भी सॉइल के द्वारा नीचे नहीं पहुंचता, और साथ ही साथ प्लांट भी इतने नहीं होते कि वो धीरे धीरे सीप करता हुआ हमारे जो आपकी लेयर है सॉइल की उसके नीचे पहुंच पाए। सो एज वी इंक्रीजेस द बिल्टअप एरिया एंड रिड्यूस द ओपन एरिया। तो अगर आप बिल्टअप एरिया बढ़ा दोगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर बिल्टअप एरिया बढ़ जाएगा और ओपन एरियाज कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो भी पानी गिर रहा है वो नीचे तक नहीं पहुंचेगा। दिस इज बिकॉज वाटर कैन नॉट सीप इनटू द ग्राउंड फ्रॉम बिल्टअप एरिया, क्योंकि जो बिल्टअप एरिया होते हैं, बिल्टअप एरिया का मतलब जहां घर बने हुए हो, कॉन्क्रीट्स हो, तो वहां पर क्या होता है भाई? वहां पर ये जो पानी है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता। दस राइजिंग पॉपुलेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो इसलिए अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ये जो आपका कंजम्पशन है, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। किस चीज का कंजम्पशन? पानी का कंजम्पशन, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अ डिक्रीज इन द सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, और इस तरह से जो पानी है जो ग्राउंड में जाना चाहिए अब वो नहीं पहुंच पाता। ओके, फिर है कि अब पॉपुलेशन बढ़ गई। अब इसके बाद पॉपुलेशन बढ़ गई है तो सबको खाने के लिए फूड चाहिए, तो फिर एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ जाते हैं, एग्रीकल्चर ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ताकि अपने जो फसलें हैं वो ज़्यादा लगे तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा फूड पहुंच सके। सो एज पॉपुलेशन राइजेस सो डज द डिमांड फॉर द फूड कॉजिंग एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब क्योंकि फूड की डिमांड बढ़ती है तो एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। देयरफॉर आवर नीड फॉर वाटर फॉर इरिगेशन इंक्रीजेस, तो इसलिए इरिगेशन के लिए पानी जो है वो ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। इन अवर कंट्री फार्मर डिपेंड्स ऑन रेन, कैनल वाटर एंड ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। हमारी कंट्री में जो हमारे फार्मर्स हैं वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं? तो हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो डिपेंड करते हैं सिर्फ रेन पर, कैनल वाटर पर और ग्राउंड वाटर पर। सो कैनल्स आर फाउंड ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस। और ये जो कैनल्स होती हैं वो कुछ ही जगह पर होती है, हर जगह नहीं होती। मैक्सिमम जगह लोग ग्राउंड वाटर का ही यूज करते हैं। सो सिंस रेन इज ऑफन इरेक्टिक, द कैनल्स ऑल्सो सफर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम लेक ऑफ वाटर। देयरफॉर फार्मर्स आर ऑलमोस्टली डिपेंड ऑन ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। दिस रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये जो ग्राउंड वाटर है ये तो अल्टीमेटली वो फार्मिंग के लिए ही यूज कर रहे हैं, पानी को सॉइल में ही डाल रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? तो भाई ये लोग क्या करते हैं? बेसिकली क्रॉप्स को प्रॉपर रखने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स के साथ साथ ये जो फसलें हैं,
ठीक है, वो कुछ एक निश्चित टाइम पीरियड तक या फिर एक फिक्स टाइम पीरियड पर ही लगती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कोई प्लांट नहीं होगा, तो बड़े बड़े से जो लैंड्स हैं वो बिना प्लांट के ही रहते हैं, बिना ही ट्रीज के रहते हैं। ठीक, और ये जो लगने वाली फसलें हैं ये थोड़ी दिनों की लगती हैं जब तक कि बारिश ना हो। ठीक, तो जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये प्लांट लगेंगे, तो फिर ये पानी कैसे नीचे पहुंचाएंगे? जो भी पानी अपन इसको डालते हैं वो सिर्फ अपना फूड बनाने में करते हैं। वो इरिगेशन में जो पानी यूज होता है वो पानी नीचे नहीं जाएगा, वो तो सिर्फ ये यूज ही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा पाए। तो इरिगेशन में जो पानी यूज होता है वो सिर्फ इनकी ग्रोथ के लिए यूज होता है, और फिर जब ये फसलें हट जाती हैं तब जाकर के बारिश होती है। अब बारिश के पानी को सॉइल के अंदर ग्राउंड वाटर तक पहुंचाने का काम ये जो प्लांट्स है ना, या जो अपनी ट्रीज है, इनके ही रूट्स करते हैं। ठीक, तो फिर इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर जो अपना बड़े बड़े इरिगेशन या फिर बड़े बड़े एग्रीकल्चरल ड्राइन अगर बढ़ते जाएंगे तो ये ग्राउंड वाटर लेवल को इसी कारण से कम करते जाते हैं। ठीक है, तो भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाना तो सबको खाना ही है, तो इसके लिए एग्रीकल्चर लैंड बढ़ते हैं। और क्या होता है, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ गई तो लोगों की डिमांड्स बढ़ गई, सभी को कार चाहिए, सभी को हर चीज चाहिए, तो हर चीजों के लिए इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं बड़ी बड़ी। अब हर इंडस्ट्री में पानी का यूज जो है सबसे ज्यादा किया जाता है। अब इंडस्ट्री है तो वो डायरेक्टली रिवर का पानी तो लेगी नहीं, ना ही डायरेक्टली लेक का पानी लेगी, वो खुद का एक अपना वाटर सिस्टम तैयार करते हैं, खुद का ट्यूबवेल लगाते हैं। तो वही इसी तरीके से क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ रहा है तो फिर इसीलिए पानी का यूज ग्राउंड वाटर का और ज्यादा इंक्रीज हो गया। सो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज यूज वाटर। As the number of industries increases, so does the consumption of water. क्योंकि number of industries बढ़ रही हैं तो पानी का consumption भी बढ़ रहा है। Most of this water is drawn from the ground water. और इसी तरह से सबसे ज्यादा पानी जो है वो ग्राउंड वाटर से लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करने का काम सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है डिफॉरेस्टेशन के कारण। अगर आप बहुत पुरानी सी कोई चीज पढ़ें या फिर अगर आप अपनी कोई रिलीजन की बुक भी अगर पढ़ते हैं तो आपको अगर किसी बहुत पुराने समय का कोई कहानी या कथा सुनने के लिए मिलती है तो आप उसमें देखते हैं कि भाई छोटी सी जगह पर कोई एक नगर रहता है और आसपास जंगल ही जंगल रहते हैं। ठीक है, अब डेवलपमेंट हुआ तो वो नगर जो थे वो धीरे धीरे वास्ट होते गए, इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, लोगों के घर बढ़ते गए। इन सब से क्या हुआ, अब की स्टोरीज में और पहले की स्टोरीज में ये डिफरेंस है कि हर शहर के पास फॉरेस्ट होता था, लेकिन अब क्या हुआ है, शहर टू शहर, सिटीज टू सिटीज कनेक्ट होती जा रही है और जो बीच के जंगल थे, जो आपके फॉरेस्ट थे, वो कट होते जा रहे हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, हमें घर चाहिए। तो ये जो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं तो उसे कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, तो भाई डिफॉरेस्टेशन के कारण जो चीजें हैं, पहली चीज तो कि ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा, रेन कम हो जाती है, और तो और एनिमल्स को शेल्टर्स नहीं मिलते। अब सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर को कैसे नुकसान पहुंचता है, तो जंगल जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा जो पानी है वो जब जंगल के बड़े बड़े पेड़ों पर पड़ता है तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है, ग्राउंड में वो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप सीप होता हुआ उसके लेवल को बढ़ाता है। एक ट्री इतने सारे पानी को इकट्ठा कर सकता है, एक टंकी बराबर, एक बड़ी सी टंकी के बराबर। तो आप सोचिए कि जब लाखों पेड़ लगे होंगे किसी जंगल में तो वो कितना सारा पानी नीचे सीप कर देंगे। अगर प्लांट नहीं होंगे तो क्या होता है, जैसे ही बारिश आती है वो पानी यहाँ वहां बह जाता है, ठीक है, लेकिन हमारी धरती के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। ठीक, तो धरती के अंदर नहीं पहुंचेगा, मतलब ग्राउंड के अंदर नहीं पहुंचेगा, तो ग्राउंड वाटर का लेवल कैसे इंक्रीज होगा। और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम रिवर्स और जो आपके लेक्स है वो तो सूख जाते हैं, लेकिन हमारे काम कौन देता है, हमारे काम आता है ग्राउंड वाटर, क्योंकि वो अंदर होता है तो इसमें इवैपोरेशन भी नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए भाई डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो रेन वाटर एक तो कम हो जाएगा, रेन वाटर का जो पानी है वो धरती तक नहीं पहुंचेगा। क्लियर। सो large scale deforestation has occurred to accommodate the growing population, to grow food for them and to provide space for industry. अब पॉपुलेशन बढ़ती है तो भाई हमें घर चाहिए, खाने की जो चीज़ें हैं वो चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, तो इन सभी के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। सो ओवरगेजिंग बाय आवर एनिमल्स हैज आल्सो डिस्ट्रॉयड द लार्ज अमाउंट ऑफ वेजिटेशन। सो वेजिटेशन स्लोज डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर ऑन लैंड एंड इंक्रीजेज द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। अब क्या होता है भाई, इंसान तो नुकसान कर ही रहे हैं, कभी कभी एनिमल्स भी क्या करते हैं, ओवर ग्रेजिंग के कारण, मतलब जो चरते हैं, ये जो आपने देखा होगा
होगा कि बहुत सारे भेड़ बकरी या गाय जो है ये प्लांट को भी खा जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आसपास ग्रीनरी नहीं बची तो वो जंगलों में आते हैं, जंगल में आते हैं तो जो प्लांट ट्री है जो पहले छोटे प्लांट के फॉर्म में रहता है उसको वो खा जाते हैं, तो फिर फर्दर क्या होता है वो ट्री में नहीं बढ़ पाता या एक बड़े प्लांट में नहीं बन पाता। तो इसकी वजह से ओवर ग्रीजिंग की वजह से भी वेजिटेशन को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से भी ग्राउंड लेवल का जो पानी है वो कम हो रहा है। सो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रॉइंग द वेजिटेशन देयरफॉर इंटरफेयर विद द नेचुरल प्रोसेस बाय व्हिच सीपेज टेक प्लेस एंड द ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज, ठीक है। तो बेसिकली वेजिटेशन से और प्लांटेशन से ही पानी सीपेज होता है, लेकिन इन सारे कारणों से वो नीचे तक नहीं जा पाएगा। ऑल लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द अर्थ रिसोर्सेज, देयरफॉर ऑल रिसोर्सेज वेदर द, अब देखिए यहाँ पे अपन ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब भाई बचाना क्यों जरूरी है, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों जरूरी है। अब अपन ने यहाँ तक तो देख लिया कि भाई ग्राउंड वाटर के जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे और उनको डिप्लीट कैसे हो रहे हैं। अब इसको बचाना क्यों जरूरी है, तो भाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज अपन पढ़ने वाले हैं, तो जितनी भी लाइफ है हमारे अर्थ के ऊपर वो सब अपने ये जो सारे रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। जैसे कि हम डिपेंडेंट है वाटर रिसोर्सेज पर, एयर पर, एग्रीकल्चर पर, फॉरेस्ट पर। तो ये सब क्या है, ये सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इनको कंजर्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑल लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन अर्थ रिसोर्सेज, देयरफॉर ऑल रिसोर्सेज वेदर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नीड टू बी कंजर्व्ड। कंजर्वेशन इज द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन होता क्या है, वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स नॉट ओनली नॉट वेस्टिंग द रिसोर्सेज बट ऑल्सो मेंटेनिंग देयर क्वालिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको सिर्फ वेस्ट नहीं करना है, उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करना है। इसका मतलब क्या है कि आप पानी का यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ पानी का यूज ना करते रहिए, उस जहां से आप पानी ले रहे हो वहां पानी का लेवल बना रहे, इसके लिए भी आपको काम करना है। जैसे कि आप अगर डिफॉरेस्टेशन कर भी रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर अगर आप लैंड्स बढ़ा रहे हो तो उसमें हर तरीके की आपको क्रॉप्स लगाना चाहिए ताकि जो पानी है वो नीचे की तरफ जा पाए, ठीक है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, तो आपको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है रिसोर्सेज को, तभी हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी उस चीज़ का यूज कर पाएगी। A few decades back people did not give much attention to conservation। अब भाई कंजर्वेशन पर पहले ध्यान नहीं दिया जाता पर अब जरूरी है। इसके जो दो रीजंस हैं वो क्या है, the population of the world has increased। अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, there are more people on the earth and they use more resources of food, cloth and house themselves, ठीक है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सबकी रोटी कपड़े मकान की रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। सो एज ह्यूमन हैव प्रोग्रेस देयर नीड्स हैव इंक्रीज, देयर एनर्जी नीड्स फॉर एग्जांपल हैव इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड, द एवरेज रिसोर्सेज कंज्यूम्ड पर पर्सन हैव देयरफॉर इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। Okay, so because of these two factors the natural resources today are getting used up and depleted much faster than a few decades back. This is leading towards an imbalance in nature। देखिए क्या हो रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें दो प्राइमरी रीजंस हैं किस चीज़ के, रिसोर्सेज के कम होने के। पहला रीजन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन और दूसरी चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से हम हमारी जो क्लोथ की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है या हाउसेस की रिक्वायरमेंट है ये बढ़ रही है। इन सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या फिर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से वो रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ह्यूमन जो है वो रोटी कपड़ा मकान तक तो ठीक है, लेकिन अब वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस करते जा रहे हैं तो उनको और ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हर तरीके के वो सब यूज़ होते जा रहे हैं। लोगों को सिर्फ पैसा कमाना है तो वो क्या करते हैं कि भाई जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको बेचने का काम करना शुरू कर दिए हैं। अब आप खुद सोचिए कि आपके जो एनिमल्स हैं, ठीक है, अब उस पर तो बैन लगा हुआ है, लेकिन एनिमल्स के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी लोग कितने ज़्यादा ईगरली वेट करते हैं। क्यों वेट करते हो, कभी किसी को लेदर का सामान चाहिए है, ठीक है, क्योंकि लेदर की क्वालिटी अच्छी, भाई उसके अलावा भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज आप उसका यूज़ कर लीजिए। अब क्योंकि लेदर चाहिए तो लोग
जो है अब क्योंकि बिजनेस का एक चीज़ है तो लोग क्या कर रहे हैं, उनको एनिमल्स का यूज़ करना शुरू कर दिए, ठीक है। प्लांट की कई वेराइटीज़ अब बेचना शुरू हो गई, उनके साथ छेड़खानी शुरू हो गई। तो मतलब हर तरफ से हम रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज लीडिंग टुवर्ड्स एन इम्बैलेंस इन नेचर। अब इसकी वजह से हमारा जो नेचर है उसमें इम्बैलेंस हो रहा है। अ फ्यू फॉर्म्स इन विच दिस इम्बैलेंस अपीयर आर पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, चेंज इन क्लाइमेट एंड डिक्रीज इन एनिमल एंड प्लांट पॉपुलेशन। अब इन सारी चीज़ों के कारण, ये जो इम्बैलेंस है उसके कारण क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उसके कारण हो रहा है आपकी पॉपुलेशन में आपका जो एयर का पॉल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है, वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, सॉइल प्रॉपरली फर्टाइल नहीं रह पाती है, प्लांट्स जैसे पहले आप लोग देखते होंगे कि सभी के टेस्ट में चेंज हो चुका है। आप बड़े बड़े लोगों को कहते सुनते होंगे कि पहले तो ये बड़ा टेस्टी लगता था ये फ्रूट, अब पता नहीं क्यों टेस्ट ऐसा हो गया, क्योंकि हर चीज़ में चेंजेस हो गए हैं, हर चीज़ में ह्यूमंस ने कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए हैं। ओके, सो एनिमल्स की जो वेराइटीज़ हैं वो भी डिक्रीज होने लगी है, क्योंकि ये सब पूरा एक लेयर है, एक चेन है। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो एनिमल्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे तो रेन नहीं होगी, रेन नहीं होगी तो पानी हमारे पास प्रॉपर नहीं आएगा, और साथ ही साथ ना फूड प्रॉपरली आएगा, ठीक है। तो ये पूरी चेन अगर इसमें से कुछ भी एक डिस्टर्ब होता है तो पूरा हमारा जो साइकिल है हमारे नेचर का वो चेंज हो जाता है। देयरफॉर इफ वी डू नॉट प्रैक्टिस कंजर्वेशन वी विल एंडर्ज आउट our very survival in not too distant future। अगर अपन ने अभी भी कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, हमारे आने वाले फ्यूचर में हमें कोई भी रिसोर्स प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा, ठीक। तो अब इसी में हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वाटर कंजर्वेशन। तो अगर वाटर कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, तो वाटर कंजर्वेशन के कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। द पर्पस ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्लीन वाटर अवेलेबल। वाटर कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि जो क्लीन वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी बनाए रखना। तो सम ऑफ द मेथड फॉर कंजर्विंग वाटर आर यूजिंग लेस वाटर एंड अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ एट होम, ठीक है। सबसे पहले तो हम हमारे घर से शुरुआत करें। अगर हमें पानी को बचाना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पानी का कंजर्वेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वाटर जितना मिल रहा है उसको उसकी वैल्यू करिए। मतलब कि कोई ऐसी जगह है जहां पर आप पानी के वेस्टेज को रोक सकते हो तो वो रोकना है आपको। मान लीजिए कि आप अगर ब्रश कर रहे हैं तो आप मग से ब्रश करिए, नल को ऑन करके मत छोड़िए। नहा रहे हैं तो शॉवर की जगह टब बाल्टी का यूज़ करिए, ठीक है। और तो और कार को वॉश करने के लिए भी आपको बकेट का यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इस तरह से आप पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि ये पानी बह करके जाता है ड्रेनेज में, और ड्रेनेज में होती है बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे केमिकल्स जो कि आपके पानी को पीने लायक नहीं छोड़ते। इवन पानी ऐसा भी नहीं होता कि आप उसको नॉर्मली वाटर बॉडी में छोड़ दो, ठीक है। इसलिए क्या ज़रूरी है कि पानी का कंजर्वेशन हमारे घर में भी होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, बेटर मैनेजमेंट वाटर बाय सिविक अथॉरिटीज, एग्जांपल प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम द पाइप्स, ठीक। अब ये तो आपने घर में कर दिया। अब हमारी जो सिविक अथॉरिटीज होती है, ठीक है, नगर पालिका जो होती हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए, या आपको भी एक अच्छे इस देश के नागरिक होते हुए इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर कहीं वाटर लीकेज है किसी पाइप में तो हम तुरंत ही इंफॉर्मेशन दे दें, ताकि वो लीकेज से जो पानी आपके ड्रेन में जा रहा है या फिर गंदी जगहों पर पहुंच रहा है साफ पानी, वो स्टॉप कर सकें, ठीक। नेक्स्ट है यूजिंग बेटर मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन के प्रॉपर मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, जिसमें पानी जो है वो उसी क्रॉप तक जाएगा ड्रिप बाय ड्रिप, ओके। सो हमें इरिगेशन की ज़रूरत तो है ही, लेकिन अगर अपन बेटर इरिगेशन मेथड्स का यूज़ कर लें, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, जिसमें वाटर इज सप्लाई टू द रूट्स ऑफ द प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप इंस्टेड ऑफ फिलिंग द एंटायर फील्ड विद द वाटर, ठीक है। अब हमें किसी चीज़ को पानी देना है इतनी सी जगह पे, लेकिन जब आप पानी डालते हो तो इतना पूरा फैल जाता है। तो उस पानी के वेस्टेज को रोकने के लिए हमें सिर्फ प्लांट के रूट तक पानी पहुंचाना है, उसको हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। इसके अलावा रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, इसके अलावा आपको रिसाइकलिंग ऑफ वाटर करना चाहिए इन फैक्ट्रीज एंड यूजिंग
several times before it is disposed of. Effective flood control, specifically by building dams and reservoir. अब क्या होगा कि पानी का रिसाइकल होना बहुत ज़रूरी है, तो जो भी गंदा पानी आपकी फैक्ट्री से निकल के आता है उसे प्रॉपर तरीके से कोशिश करी जानी चाहिए कि केमिकल्स जो है वो डायरेक्टली पानी के अंदर ना जाए, ठीक है, ताकि जो पानी जो है, ठीक है, आप उसको रिसाइकिल कर सको और उसी को वहीं पर आप उसी फैक्ट्री में ऐसा पानी आप इतना बना लीजिए, उसको इतना फिल्टर कर लीजिए कि वो पानी वहीं की वहीं फैक्ट्री में यूज हो जाए। साथ ही साथ रिजर्वायर्स बना देना चाहिए, डैम्स बना देना चाहिए, ताकि जो भी पानी है जो कि यहाँ वहाँ से आपके ड्रेन का पानी है हम उसको स्टोर कर पाएं। इसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन मेथड सच एज प्लांटिंग ट्रीज ऑल्सो इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर। तो जितना ज़्यादा आप सॉइल को कंजर्व करोगे, मतलब कि जितने ज़्यादा प्लांट लगाओगे तो सॉइल भी कंजर्व रहेगी और प्लांट लगा देने की वजह से जो ग्राउंड वाटर का पानी है वो भी मेंटेन रहेगा। तो ये सारी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि वाटर कंजर्वेशन की ज़रूरत के लिए है। ट्रीटिंग सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्ट before deposing them off so that the water sources are not polluted. इसके अलावा जितना भी गंदगी आती है फैक्ट्री से, हमारे घरों से, उसको वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले उनका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, ताकि आपकी जो वाटर बॉडीज है वो गंदी ना हो। यूजिंग द बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड सो दैट ग्राउंड वाटर इज नॉट कंटेमिनेटेड। अब फर्टिलाइजर का यूज तो आपके फार्मर्स करते ही करते हैं, तो भाई जो बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स है जो कि आसानी से हमारी सॉइल वगैरह में घुल जाए और उसको नुकसान भी ना पहुंचाए, ऐसे हमें फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए ताकि पानी जो है वो कंटेमिनेटेड ना हो। दैट मीन्स कि उसमें ये सारे फर्टिलाइजर्स जो है वो घुले ना, ठीक है। देन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए ताकि क्या हो सके कि जितना ज़्यादा पानी है वो ग्राउंड वाटर में जा सके। अब इस पॉइंट को चलिए समझते हैं। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो आपने क्या किया है, जगह जगह पर मकान ही मकान बना लिए, कंक्रीट की सड़कें बना ली, तो बारिश का पानी आएगा तो क्या सॉइल के अंदर जाएगा, मिट्टी में सोख कर पाएगा? जी नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि आपके घर में एक ऐसा सिस्टम छत पर लगा दिया जाता है कि पानी जो गिरता है वो उससे होता हुआ, ठीक है, उस डिवाइस से होता हुआ सीधे आपके अर्थ के अंदर जाता है, ठीक है, मतलब सॉइल के अंदर पहुंचेगा, जिससे क्या होगा, आप ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपने वहां पर कोई ट्यूबवेल लगा कर रखा हुआ है तो उससे भी आपको ज्यादा पानी फिर मिलना चालू हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट आजकल प्रेशराइज करती है लोगों को, प्रेशराइज तो नहीं बोलना चाहिए, एनकरेज करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करें। सो इट इज अ मेथड ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। इन हाउस इट इज डन बाय अलाउइंग द रेन वाटर फॉलिंग ऑन रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग टू फ्लो इनटू अ डीप ट्रैंच इन द ग्राउंड। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि रेन वाटर का पानी आपके रूफ से होते हुए एक डीप ट्रैंच में जाएगा जो कि ग्राउंड तक उस पानी को पहुंचाता है। इट दस रिप्लेनिशेस द ग्राउंड वाटर इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग ऑफ इनटू ड्रेन्स दैट एम्प्टी इनटू रिवर्स, ठीक है, आपके ग्राउंड वाटर को मेंटेन करेगा, अदरवाइज वो ड्रेनेज में चला जाएगा। अब ड्रेन का पानी तो या तो रिवर में जाएगा तो रिवर लेवल को बढ़ाएगा, लेकिन ग्राउंड वाटर को नहीं। तो इसलिए ग्राउंड वाटर पानी को बढ़ाने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। This simple method has been very successful wherever it has been tried and has resulted in rising the groundwater level in that area. तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल आप करवा सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी एक मेथड है पानी को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए और ग्राउंड वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए। ट्रेडिशनली इन इंडिया स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द बाउलीज वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द रेन वाटर। अब आपने किसी अगर पुराने आप महल वगैरह में गए हो या फिर पुराने किसी फोर्ट को देखने जाते हो तो आपने देखा हो कि वहाँ बाउलीज होती हैं, तो ये बावड़ी भी कहते हैं जिसको। इन बावड़ीज या बाउलीज में क्या होता है कि पानी आपने देखा होगा कि अभी तक बना हुआ है, तो वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था कि जो पानी है उसको स्टोर वहां पर किया जाता था और लोग फिर उसको नॉर्मल समर टाइम पर या दूसरे टाइम पर उसे यूज करते थे। तो द वाटर कलेक्टेड ड्यूरिंग मानसून वाज यूज्ड ड्यूरिंग द नॉन मानसून मंथ। तो इसलिए जो मानसून में पानी इकट्ठा होता था उसे वो नॉन मानसून मंथ में यूज करते थे। इट वॉज ऑल्सो यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। देयर इज अ मूव टू रिवाइव दिस प्रैक्टिस। सो वेल, ये सी प्रैक्टिस को वापस करना चाहिए क्योंकि पहले तो आपको हर जगह एक ना एक बावड़ी देखने को मिलती थी, जिससे क्या होता था कि ग्राउंड वाटर का लेवल भी मेंटेन होता था और लोगों को नॉन मानसून पीरियड में भी पानी आसानी से मिल जाता था। तो वाटर कंजर्वेशन की ये प्रैक्टिस हमें करना ही चाहिए। So in Bhojpur in Kutch area of Gujarat,
ठीक है। अब ये देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि भोजपुर जो कि कच्छ एरिया में है गुजरात के, वहाँ पे विलेजर्स ने एनजीओ की टीम के साथ मिलकर के 18 चेक डैम्स को बनाया था रुकमावती रिवर पर, ठीक है। सो और उनके ट्राइबटरीज पर, उसकी रिवर की और उसकी जितनी भी ट्राइबटरीज थी वहां पर उन्होंने डैम को बनाया। दिस वाटर हैव टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग इनटू द सी। द मूव हैज बीन वेरी सक्सेसफुल एंड द वाटर अवेलेबिलिटी इन द विलेज हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। A small initiative of harvesting rainwater has been successful in the Awar district of Rajasthan, ठीक है। इसी तरीके से राजस्थान में भी वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है, जहाँ पर एक एवार डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कि इस तरह से पानी रेन वाटर की मदद से ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो भाई ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें भी करनी चाहिए ताकि हम वाटर रिसोर्सेज को बचा पाएँ। तो वेल यहाँ पर हमने जितने भी हमारे ज़रूरी टॉपिक्स थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑल्दो ये पूरा जो आपका टॉपिक है ये एक थ्योरी टॉपिक है, पूरा चैप्टर जो है थ्योरी चैप्टर है, दैट मीन्स कि इसमें आपको चीज़ें सिर्फ समझते हुए चलनी थी, ठीक है। बाकी हो सकता है कि इनमें से कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है ताकि एग्जाम टाइम पर हमें जो भी ज़रूरी पॉइंट है वो याद रहे। तो इसी हिसाब से अपन एक रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या ज़रूरी पॉइंट्स थे इस पूरे चैप्टर के, वो हमें याद रहे। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग found on earth that allow the existence of life and satisfy the need of लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स, नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं हमारे अर्थ पर, उन सब की सारी तरीके की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट विल नेवर रन आउट और आर रिप्लेस्ड थ्रू द नेचुरल प्रोसेसेस विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। अब अपन इसके बाद पढ़ा था रिन्यूएबल के बारे में और नॉन रिन्यूएबल के बारे में। तो रिन्यूएबल जैसा नाम से समझ में आ रहा है, जो कि अपने आप को बार बार रिचार्ज कर ले या रिप्लेस हो जाए एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक। इसलिए वाटर भी क्या है, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, जिनको हम दोबारा अचीव नहीं कर सकते या फिर जो एक बार अगर खत्म हो गए तो उन्हें दोबारा बनने में कई लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट वंस यूज्ड अप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो भाई कुछ टाइम तक हमारे रहते तक तो हम उसको दोबारा नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स। So there is a shortage of water because it is not evenly spread throughout the earth. अब पानी की कमी है क्योंकि हर जगह पानी एक जैसा नहीं है, and also because most of it is not in a usable form. और बहुत सारा पानी जो है वो यूजेबल फॉर्म का नहीं है। हमारे वर्ल्ड में इतना सारा पानी है लेकिन उसमें से जो पीने लायक पानी है वो सिर्फ रिवर पॉन्ड्स में है। सी के पानी को हम किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते। सो आइस, लिक्विड वाटर एंड स्टीम आर द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। इसके बाद हमने पानी की 3 स्टेट्स पढ़ी थी। वाटर कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट्स बिटवीन द अर्थ एंड एयर, दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। अब इसी स्टेट का यूज करते हुए जो पानी है वो अर्थ और एयर में कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है, तो इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। दिस लेवल, द लेवल एट विच ऑल द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल एंड द गैप्स बिटवीन द रॉक्स आर फिल्ड विद द वाटर इज नोन एज द वाटर टेबल। तो भाई वो लेवल जिसमें जो पानी है वो रॉक्स और सॉइल के बीच में उसके हर पार्टिकुलर गैप में भरा हुआ होता है, उसी को हम उसका वाटर टेबल कहते हैं। और ग्राउंड वाटर क्या होता है, इसी वाटर टेबल के नीचे हमें ग्राउंड वाटर मिलता है। ग्राउंड वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय द रेन वाटर सीपिंग थ्रू द सॉइल। सॉइल की सीपिंग की मदद से, सॉइल जो है जब पानी को एब्जॉर्ब करती है उसकी वजह से हम जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसके पानी के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। सो डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल ऑकर बिकॉज ऑफ द ओवर यूज एंड द रिडक्शन इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर बाय द नेचुरल प्रोसेसेस। डिप्लेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एक्सेस यूज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, और उस ग्राउंड वाटर के पानी को मेंटेन करने के लिए कोई रिप्लेनिशमेंट टेक्निक या प्रोसेस नहीं की जा रही है। सो कंजर्वेशन इज द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज का ऐसा नहीं कि कंजर्व करके रख दो बस और उसका यूज नहीं करो। कंजर्वेशन का मतलब होता है वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ, ठीक है, ठीक ठाक ढंग से अच्छे केयर से किसी चीज का यूज करना कंजर्वेशन कहलाता है। वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय अवॉइडिंग वेस्टेज, यूजिंग बेटर मेथड्स ऑफ इरिगेशन, रिसाइकलिंग वाटर इन द फैक्ट्रीज एंड बाय अदर मेथड्स। Water harvesting is very successful method of conserving water.
ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग अगर करते हैं तो हम हमारे ग्राउंड वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो वेल ये जो चैप्टर है काफ़ी आसान चैप्टर है, एक पूरा थ्योरी चैप्टर है, पूरा आपको कहानी की तरह चीज़ों को समझते हुए चलना है, क्यों वाटर को सेव करना ज़रूरी है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, यही इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना था। तो इस चैप्टर का रिविजन हम करते हैं यहाँ पर ख़त्म। और इसी तरीके से अगर आपको दूसरे चैप्टर्स पढ़ना है तो वो ऑलरेडी वन शॉट वीडियोज़ में है, आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? मैग्नेट ब्रेन्स पर जाइए, जहाँ क्लासेस है वहीं पर आपको वन शॉट रिवीजन का एक पॉइंट दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते साथ ही इस तरह से वन शॉट रिवीजन्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस खुल जाएंगे। आप 7th क्लास से हैं तो उस पर सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करते साथ ही चैप्टर वाइज सभी रिवीजन वीडियोस दिख जाएंगे। जो भी चैप्टर पढ़ना है उस पर क्लिक करिए, पूरे वीडियो को देखिए, टॉपिक को समझिए, चैप्टर को समझिए, और अगर पसंद आ रहा है तो क्या करना है? लाइक करना है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। इसे शेयर करिए अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ जो किसी और क्लास में भी है। क्यों? क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।